हेलो फ्रेंड्स, विस्पर ऑफ वेलनेस के इस पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम मना रहे हैं 114वां इंटरनेशनल वुमेन्स डे। एक दिन नारी शक्ति के योगदान, साहस और उसके अस्तित्व के नाम। आज की नारी जो हर फील्ड में, साइंस में, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, बिजनेस, पॉलिटिक्स, हर फील्ड में आगे है और साथ ही हर घर के केंद्र में है। एंड वुमेन्स ट्रूली हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। फिर भी एक कड़वी सच्चाई ये है कि आज भी उन्हें बराबरी का अवसर, बराबरी का सम्मान नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि अक्सर समाज की सोच कहीं ना कहीं ये होती है कि वुमेन्स एंड गर्ल्स आर रिप्लेसेबल इन एनी प्रोफेशन। और यहीं से जन्म लेती हैं अनेक चुनौतियां, अनकही पीड़ाएं, घर और बाहर कभी ना खत्म होने वाला निरंतर संघर्ष। और इस संघर्ष के साथ जन्म लेती हैं बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स। पर इन सब के बीच हम ये भूल जाते हैं कि हीलिंग कभी भी केवल शारीरिक नहीं होती, वो मानसिक और भावनात्मक भी होती है। और इसीलिए आज के इस पावरफुल एपिसोड में हमारे साथ है डॉक्टर अरुंधति सांगले, जिन्होंने पिछले 24 वर्षों से महिलाओं की मन और शरीर के घावों को न केवल समझा है बल्कि उसे होम्योपैथी के द्वारा हील भी किया है। साथ ही उन्होंने एनजीओ, कम्युनिटी और स्कूल के माध्यम से वुमेन्स हेल्थ, प्यूबर्टी और सेक्स एजुकेशन, ऑटिज्म और एड्स जैसे गंभीर विषयों पर हेल्थ अवेयरनेस कैंप कंडक्ट किए हैं। तो चलिए समझते हैं डॉक्टर अरुंधति से किस तरह से होम्योपैथी महिलाओं के मेंटल, इमोशनल और फिजिकल सफरिंग में एक गहरा, सौम्य और सशक्त सहारा बनती है। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर अरुंधति सांगले मैम। वेलकम टू विस्पर ऑफ वेलनेस अरुंधति मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आज खास इस मौके पर जो हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज आप उसमें हमारे साथ हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिल्पा, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। आप ये जो यूनिक लग रहा है मुझे आपका कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम होम्योपैथ्स को आपने डिफरेंट लेवल पे इंटरेक्ट कर रहे हो और छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी बड़ी बीमारियों तक आप एक्सप्लोर कर रहे हो, जो कि होम्योपैथ्स के लिए भी अच्छा है और कॉमन मैन को समझने के लिए। सो थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। यस मैम, और जैसे कि आज हम 114वां इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एज अ फीमेल, एज अ डॉक्टर और एक संवेदनशील इंसान के रूप में आप स्त्री को कैसे समझते हो? मुझे लगता है कि हर एक स्त्री अपने आप में यूनिक होती है और उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। आप स्त्री को अनेक रूप में मिलते हो, देखते हो और हर एक Yes. रूप मुझे ऐसा लगता है कि प्रेरणा देता है। मतलब एक काम वाली भी आके अपना अगर काम अच्छे से कर रही है एंड आपके लिए काफ़ी मदद कर रही है, फैमिली के लिए हेल्प कर रही है, तो उसके प्रति मुझे लगता है कि मेरा सम्मान काफ़ी बढ़ जाता है। कभी वो मतलब साहस दिखाती है तो मिसाल बन जाती है और कभी सहनशील होती है, भावुक होती है, तो बहुत सारे दुख वो अपने आप में सह लेती है, फैमिली के लिए सहती है या अपना जो इमोशनल नेचर है उसकी वजह से वो Yes. एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। हमने कई बड़े नेताओं को भी देखा है, जैसे राष्ट्रपति अपनी द्रौपदी जी मुर्मू है, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर लेडी इंदिरा गांधी जी है और उनको आयरन लेडी भी कहा गया है। ऐसे ही Yes. अनेक स्पोर्ट्स पर्सन है। तो महिलाओं का मतलब ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता है कि कोई अभी बाकी है जहाँ पे महिलाएं अपने आप को साबित नहीं कर रही है। एस्ट्रोनॉट हो चाहे मतलब कल्पना चावला है या सुनीता विलियम्स जी है, नोबेल पुरस्कार में भी वो कम नहीं है। मतलब मदर तेरेसा जी को शांतता के लिए नोबेल पुरस्कार मिल रहा था और मलाला जैसी सामाजिक कार्यकर्ता है। ऐसे कई उदाहरण आपने देखे होंगे Yes. जो मिसाल बन चुके हैं एंड मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ही नहीं, अनेक जनरेशन को प्रेरित कर रहा है। पौराणिक कथाओं में भी हमने सुना है या हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार स्त्री सिर्फ शक्ति का नहीं बट संतुलन का भी काम करती है। सो अर्धनारीश्वर रूप में वो हमें शंकर भगवान जी के साथ में दिखाई देती है, तो उसका महत्व है। वो ऐसा ही नहीं दिखाया गया है, एक बैलेंस, फेमिनाइन बैलेंस करने के हिसाब से ही वो जो भी चाहे कह लो, कथा कह लो या उसको फैक्ट कह लो, लेकिन वो है, उसका महत्व हम कम नहीं कर सकते हैं।
वैसे ही मुझे Yes. लगता है कि जेनेटिकली, बायोलॉजिकली भी महिलाएँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। डबल एक्स क्रोमोसोम होने के कारण Yes. वो मतलब काफ़ी हद तक अपने आप को हर एक चीज़ से मतलब स्ट्रॉन्गली वो सर्वाइव कर सकती है। अगर इमोशनल लेवल पे देखोगे तो जो महिलाएँ इमोशनली जितना स्ट्रॉन्ग होती है, उतना कोई भी नहीं होता है। आप कोई भी Yes. मतलब लो इमोशन से अगर समझो आपका लाइफ पार्टनर चला गया, तो जितना जल्दी से एक महिला उभर सकती है, अपने आप को सँभाल सकती है और पूरा ज़िम्मेदारी जितना सक्षम रूप से पार कर सकती है, मुझे नहीं लगता है कि पुरुषों के लिए वो इतना आसान होगा। तो Yes. मतलब उनकी डिसीजन मेकिंग ले लो आप, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आप तो घर में भी देख सकते हो कि बहुत बार ऐसा होता है कि पापा आके अपनी मम्मी से पूछते हैं कि अरे ये चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है? बहुत बार घर में कभी ऐसा होता है कि उनको बहुत बड़े-बड़े ये नहीं देते, बट कोई बड़ा-सा डिसीजन जब लेने की बारी होती है, तो मुझे लगता है कि उनका ज़रूर सुनते हैं। मुझे लगता है कि उनका सिक्स्थ सेंस भी काफ़ी अच्छा होता है। बहुत बार वो अपने परिवार पे या किसी आपदा को जल्दी से भाँप लेते हैं और उसके हिसाब से क्विक उनका रिएक्शन हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं को वो सिक्स्थ सेंस होता है कि आपकी तरफ कौन कैसा देख रहा है, आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, तो Yes. उनको समझ में आता है। उसको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं होती है कि आपकी तरफ कौन से रिएक्शन को लेके सामने वाला बैठा है या कैसा कर रहा है, वो अपने आप में ही समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि ये सब यूनिक क्वालिटीज़ महिलाओं की है जिनसे आप कंपैरिज़न ही नहीं कर सकते हो। परिवार में शांति बनाई रखनी है या मतलब परिवार को सँभालना है, बच्चों की देखभाल है या ऐसा कोई भी ये ले लो मतलब पॉइंट ले लो कि जिसके ऊपर मुझे लगता है कि महिलाओं को थोड़ा समाज ने भी और उन्होंने खुद ने भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है अपने ऊपर Yes. ये सब सँभालने के लिए। तो मुझे लगता है कि अपने आप में वो सक्षम है, उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है और ऐसे बहुत सारे स्ट्रेंथ वाली वुमन मतलब आप ऐसा ये नहीं कर सकते कि इसमें ये स्ट्रेंथ नहीं, हर एक में कुछ ना कुछ होता है। हर एक का पर्सनैलिटी अलग हो सकता है बट Yes. आई कैन से कि स्ट्रेंथ इज़ कॉमनेस्ट कैरेक्टर इन ऑल वुमेन। Yes. मैम बहुत ब्यूटीफुली आपने मतलब बताया कि और सबसे जो आपने फर्स्ट वर्ड बोला था ना कि नारी अपने आप में संपूर्ण है, और आपने जो लास्ट में बोला कि जो स्ट्रेंथ है चाहे वो किसी भी रूप में है पर उसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ है। समटाइम ये उसे पता होता है, समटाइम्स नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है एक फीमेल में, जैसे आपने बोला इमोशनल इंस्टिंक्ट जो है काफी स्ट्रांग होता है। आई थिंक इस मामले में जो पुरुष है वो थोड़े कम पड़ जाते हैं, लेकिन महिलाओं में इमोशनल इंस्टिंक्ट, प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट, ये सारी चीजें मतलब उनकी जो सोच समझकर डिसीजन लेने की जो पावर है वो भी काफी अच्छी है। तो नारी जो है अपने आप में पूर्ण है, ये तो हमें समझ में आया मैम। और एक और चीज है, जैसे कि आपने काफी बार ये सुना होगा कि ये कहते हैं कि अगर आप एक मेल को एजुकेट करते हो तो केवल आप एक फैमिली को एजुकेट करते हो, लेकिन जब आप एक वुमेन को एजुकेट करते हो तो आप जो है एक पूरी सोसाइटी और कम्युनिटी, इवन जनरेशन तक को एजुकेट करते हो। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल शिल्पा, इसमें कोई दूमत नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि माँ ही बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है, शिक्षक होती है। जो पेट से ही, जैसे हमने अभिमन्यु की कथा सुनी है कि वो पेट में ही Yes. समझ गया था। तो माँ अपने पेट में से ही उसे समझाने की या उसे शिक्षा देने की शुरुआत करती है। अगर वो पढ़ी लिखी है, अगर तो ज़्यादा सक्षम बन जाएगी, मतलब उसकी सोच में, विचारों में वो दिखाई देगा एंड वही सोच, वही विचार वो आगे की जनरेशन को देने की कोशिश करती है। वो फिर हर एक चीज़ का ध्यान रखेगी। अगर वो उसने शिक्षा पाई है तो वो हर एक लेवल पे आपको दिखेगी। Yes. वो बच्चों का एजुकेशन हो, चाहे उनका हेल्थ हो, चाहे सोशल नॉर्म्स हो या चाहे कैसा किसी के साथ व्यवहार करना है, संस्कारों की बात आती है। तो ये सब में बच्चों को अगर कोई सिखाता है तो मुझे लगता है वो एक महिला ही है कि जो ये सब कुछ रोल ज़्यादातर यही इनको ही करना पड़ता है। अपने आप में किसी और को रखना, मतलब 9 महीने तक खुद का अपना एक बॉडी ऑर्गन किसी के लिए यूज़ करने देना, मतलब नेचर ने काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी महिला को दी है। मुझे लगता है कि ये जो यूनिक, मैं इसको यूनिक ही कहूँगी क्योंकि Yes. नेचर ने सिर्फ फेमिनाइन चीज़ों के मतलब फीमेल्स को ही ये सब दिया है। तो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड
आप अगर इतिहास में भी जाओगे तो मुझे लगता है कि एजुकेशन पहले तो ज़माने में बिल्कुल भी नहीं होता था। महिलाओं को मर्यादित करके रखा था। यस घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी और घर ही देखना है, बच्चे ही देखना है, परिवार के पालन-पोषण का ज़िम्मेदारी करना है, खाना बनाना है। बट सावित्रीबाई जी फुले जो महाराष्ट्र की ही है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि उन्होंने बहुत मतलब समाज का विरोध होते हुए भी यस शिक्षा स्टार्ट की और खुद पढ़ लिख कर उन्होंने सिर्फ अपने आप तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो योगदान दिया। उन्होंने स्कूल चालू किए, उन्होंने महिला को एजुकेशन देने का क्या महत्व है वो समझाया। तो मुझे लगता है उनके बदौलत ही आज मैं और आप शायद बात कर सकते हैं। यस एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं, अपने बारे में बात कर सकते हैं। वैसे ही जिजाऊ बाई अगर नहीं होते थे, वो अगर सक्षम नहीं होते थे और वो नॉलेजेबल नहीं होते थे तो शायद शिवाजी महाराज जैसे मतलब हम लोगों के लिए जिन्होंने हम लोगों को स्वतंत्रता दी है और जो आज हम कई मतलब और लेवल पे आज़ादी महसूस कर सकते हैं, अपना आवाज़ निकाल सकते हैं, हम लोग ओपनली यस घूम फिर सकते हैं। तो ये सब अगर ये लोग नहीं होते थे तो शायद मतलब मैं सोचना भी नहीं चाहूँगी कि कैसा होता था। वैसे ही यस मैम महाराष्ट्र की और सिंधुताई सपकाल जी है जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। वो खुद उनका स्टोरी भी काफ़ी मतलब प्रेरणादायी है। खुद उनको घर से बाहर निकाल दिया था जब वो प्रेग्नेंट थे एंड खुद बेसहारा होने के बावजूद खुद अपना मतलब भीख माँग कर रेलवे स्टेशन पे खुद का गुज़ारा कर रहे थे एंड उनको समझ में आया कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत सारे बच्चों को वो खुद बेसहारा होने के बावजूद भी उन्होंने सहारा दिया। उन्होंने मोर देन आई थिंक 1400 प्लस बच्चों का एजुकेशन का मतलब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एंड उन्होंने काफ़ी उसमें अच्छा किया है और उनका ये सब काम देख के गवर्नमेंट ने भी उनको अवार्ड देके सम्मानित किया है। यस मदर तेरेसा जी है, पूरी विश्व आज उनको संत के नाम से जानती है और बिछड़े या जो मतलब बेसहारा लोग हैं उनके लिए उनका भी योगदान काफ़ी अच्छा रहा। सो सिर्फ मतलब अपना फैमिली या अपना परिवार ही नहीं ये पूरे मतलब समाज के लिए भी काफ़ी बड़ी प्रेरणा रही है। और मैं मतलब उनके योगदान के लिए और उन्होंने जो हम लोगों को जो फ्रीडम दी है, जो आज़ादी दी है, उनके लिए मैं उनका शतशः प्रणाम करती हूँ। आज ये महिला दिन के अवसर पर ही नहीं बट मुझे लगता है कि हर बार जब मैं फ्रीडम महसूस करती हूँ और हर बार मुझे जब लगता है कि मैं कुछ बोल सकती हूँ या मैं आज़ादी में जी रही हूँ, तो मुझे इन लोगों की याद आती है। यस मैम वेरी ट्रू क्योंकि जैसे आपने अभी जितनी भी महिलाओं का जिक्र किया वो सब अपने आप में मतलब एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए और जब हम एक महिला जैसे एजुकेट होती है ना तो एक स्वस्थ और महान समाज की नींव होती है वो मतलब अगर महिला एजुकेटेड है तो घर में बच्चे एजुकेटेड होंगे वेल कल्चर्ड होंगे आगे जाके वो जनरेशन एजुकेट होगी और सोसाइटी में भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फिर तो आई थिंक एजुकेशन इज मस्ट फॉर एवरी वुमेन यस एंड टीचर्स अगर आप मतलब जस्ट गो बैक एंड सी कि फीमेल टीचर्स का कितना इम्पैक्ट रहा है मतलब मैं आई एम जस्ट मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए कि वो टीचर का कितना बड़ा योगदान रहा है हमारे हर एक विचारों पर हमारे हर एक संस्कारों पर तो उनको देख के भी मुझे लगता है कि मैक्सिमम ये प्रोफेशन में भी मैक्सिमम फीमेल्स ही है जो अपना निरंतर योगदान दे रही है बच्चों Yes. को सिर्फ माँ अच्छी होने से नहीं चलेगा अभी टीचर्स भी आपको बहुत अच्छे मिलने चाहिए एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे फैमिली के साथ साथ टीचर्स एंड फ्रेंड्स भी काफी अच्छे मिले हैं यस मैम अभी जैसे हमने एजुकेशन के बारे में इतने डिटेल में समझा तो हमने एजुकेशन तो दे दी है पर क्या हमने वास्तव में महिलाओं को वो स्वतंत्रता और पंख भी दिए हैं जिससे वो अपने सपनों को जी सके मुझे नहीं लगता है कि इसका उत्तर मैं हाँ दूंगी Yes. बिल्कुल नहीं है बिकॉज बहुत सारे समाज में काफी परिवर्तन हुआ है पॉजिटिव हुआ है बट फिर भी वो अभी तक कंप्लीट नहीं है इट इज अ प्रोसेस कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड वो उसके ऊपर सोच रहे हैं एंड उसके ऊपर काम कर रहे हैं बट मुझे आज भी लगता है कि महिलाओं को कभी परंपरा के नाम पे या कभी सुरक्षा के नाम पे बहुत सारे बंधन आज भी डाले जाते हैं या उनको पीछे रखा जाता है मैं जब छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि काफी फ्रीडम था मेरे पेरेंट्स मुझे कि मतलब ऑटो में या बस में बिठा के भेजते थे एंड एक उनको भी ये होता था कि ये सेफ रहेगी पर मैं आज जब देखती हूँ तो ये फ्रीडम मुझे
आज मैं मेरी बेटी को नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें मतलब अभी 30-40 साल बीत गए इसमें। 30-40 साल पहले की बात और आज की बात में काफ़ी अंतर मुझे लग रहा है। अभी तो काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क काफ़ी बढ़ गया है सुरक्षा के नाम पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके कारण भी हमें लड़कियों को रोकना पड़ता है कि नहीं, एक टाइम फॉलो करो, या आपको एप्रोप्रिएट कुछ चीज़ें करनी होगी। बहुत बार क्या होता है कि आप जो संस्कारों में पली बड़ी हुई हो, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर काफ़ी रहता है। जैसे बहुत सारे समाज में या बहुत सारे घर में आज भी ऐसा बोला जाता है कि मतलब लड़की को ही खाना बनाना चाहिए। आपके ऊपर ही पूरी फैमिली की इज़्ज़त आपके हाथ में है। आप एक बार शादी करके जाओगे तो फिर से यहाँ पे वापस मत आना, या शादी के बाद वही घर आपका है, उसको अपना समझना, और वहाँ पे जो भी कुछ ये हो रहा है वो उनके मुताबिक या उनके हिसाब से ही करना। ये सारे चीज़ें हम लोग बचपन से ही लड़कियों को सिखाते हैं। सिखाते हैं या Yes. समझाते हैं, एंड उससे बाहर आना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। हालाँकि ये छोटी-छोटी बातें लगती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका काफ़ी डीप है। ये डीप है। जनरेशन टू जनरेशन समझाई गई बातें हैं। मैं भी जब छोटी थी तो मुझे ऐसा बोला जाता था कि तू कितनी भी पढ़ लिख ले, लेकिन खाना तो तुझे बनाना ही पड़ेगा। तब तो ज़ोमैटो, हाँ। स्विगी ऐसा कुछ नहीं था, और मुझे भी वो प्रेशर आ जाता था, अरे हाँ, मुझे भी सीखना है। और मैं भी सीख लेती थी कि नहीं, Yes. मुझे अगर नहीं आया तो फिर बोलते थे कि वो घर वाले क्या बोलेंगे कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं, या बुआ ने कुछ सिखाया नहीं, मौसी ने कुछ सिखाया नहीं। तो ये सबका कलेक्टिवली एक ही एम होता था कि इसको खाना बनाना सिखाना चाहिए। और अभी मैं रेट्रोस्पेक्टिवली देखती हूँ तो अभी कभी ऐसा हुआ कि किसी वजह से मैंने खाना नहीं बनाया, तो मुझे उसका काफ़ी दुःख होता है। मतलब वो गिल्ट आ जाता है कि अरे मैंने कुछ तो गलत किया है। तो थोड़ा मैंने काउंसलिंग और वो किया है, उसके बाद में ये शायद बहुत कम हुआ, लेकिन आज भी मैंने देखे कि ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि जो छोटी-छोटी चीज़ें अगर नहीं करते तो उनको उसका गिल्ट महसूस होता है। तो वो फिर वो पूछना पड़ता है कि आपको कहाँ से ये थॉट्स आए हैं, या घर में अगर पुरुष है तो उनके पहले खाना नहीं खाना चाहिए, या ऐसे कुछ अल्फाज़ हैं Yes. जो फॉलो ही करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि और ससुराल में फिर कभी ऐसा होता है, मैं नहीं कहूँगी कि हर एक केस में, बट बहुत बार ससुराल में फिज़िकली अब्यूज़ होता है, या कुछ ताने मारे जाते हैं, और सालों साल तक ये महिलाएँ ये सब सहन करती है, क्योंकि उनको बोला गया है कि यही आपका घर है और वापस नहीं आना है। Yes. घर से डोली उठी है तो आओगे तो आप अर्थी पे ही आना। तो ये सब की वजह से अबंडन फील करते होंगे। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है, एंड वो उसकी मतलब उसकी वजह से वो बहुत सारा चीज़ सहन करते हैं, अपने आप में रखते हैं, और बड़ी-बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और कभी आप पूछने जाओगे तो उनको बोलना भी नहीं आता है, इतना नहीं आता है। होता Yes. है उनके अंदर। और अगर समझो ये सब ये जो सिखाया गया है, इनके अपोज़ में जाके कोई लड़की करती है, जैसे कि खुद के करियर पे अगर कोई ध्यान देता है, या खुद का कुछ करने का सोचता है, और थोड़ा फैमिली को सेकंड प्रायोरिटी बनाता है, तो उसके बारे में बोला जाता है कि अरे ये कितना सेल्फिश है, बच्चों के ऊपर Yes. ध्यान नहीं दे Yes. रही, खुद का ही करियर देख रही है, कितना कमाएगी, मतलब कमा के क्या करेगी, अगर बच्चे ही नहीं अच्छे रहे तो क्या होगा। सो ये सब गिल्ट आपको, मतलब पल-पल आपको गिल्ट देने के लिए लोग बैठे ही हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये Yes. सब की वजह से वो इमोशनल बर्डन जो हो जाता है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है कि वो या तो सरेंडर कर देते हैं, या तो फिर रिबेल करके फिर उसका भी उनको ही जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो फेस करना पड़ता है। बच्चों को सँभालना, बच्चों का केयर करना, या बच्चों के लिए सब करना। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब में महिलाओं को मतलब रोक दिया है। एक Yes. खुद का अगर करियर करना है तो शादी और बच्चे, ये 2 ऐसे पड़ाव है ज़िंदगी के जहाँ पे वो बहुत हेल्पलेस महसूस करती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखना कि केसेस भी जब आते हैं तो ये उनके लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा रिश्ता आया है तो इससे अच्छा नहीं मिलेगा, और लड़कियों की शादी की जाती है, एंड या तो फिर ऐसा होता है कि नहीं आपको एक उम्र में ही बच्चे पैदा करने चाहिए। दादा-दादी या नाना-नानी बोलते हैं कि नहीं हमारे में जब तक एनर्जी है, हम आपके बच्चे सँभाल सकते हैं तो आप अपना जल्दी से करो, और ऐसा होता है कि वही दौरान आप अपना करियर के एक पीक पे होते हो। तो वो Yes. जो पीक पे होने के बाद इट वाज़ रियली अ डिफिकल्ट सिचुएशन कि आप
उसका डिसीजन कैसा लोगे? एक एग्जाम से कम नहीं होता है वो। अगर आप डिसीजन फैमिली के हक में लेते हो या आप बोलते हो कि नहीं मैं नहीं करूंगी, तो शायद थोड़ा सपोर्ट आपको मिल जाता है। बट अगर आप तय करते हो कि नहीं आई विल गो विद द जॉब एंड देखते हैं बाद में, तो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो महिला को ही फेस करने पड़ते हैं। सो ये जो दो पड़ाव है इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां फंस जाती है, उनको हेल्पलेस फील होता है। ऐसे ही मेरे पास एक केस है कि जहाँ पे काफी एजुकेटेड थी वो, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश, उसका काफी अच्छा जॉब था एंड ऐसा ही एक उसके कास्ट में काफी अच्छा पोजीशन वाला एक रिश्ता आया। तो उसने सोचा कि अरे मेरे कास्ट में इससे अच्छा नहीं मिलेगा शायद, और गवर्नमेंट सर्वेंट है, फाइनेंशियली सेटल, फैमिली भी अच्छी है। तो उसने तय किया कि ठीक है शादी कर लूंगी। काफी हैप्पी थी कि सब कुछ उसके मन के मुताबिक मिल गया है। बट जैसे ही फैमिली से मिलने लगी, Yes. थोड़ा थोड़ा चीजें उसको समझ में आ रही थी, बट उसने उसको नजरअंदाज कर दिया कि सिस्टर इन लॉ घर पे ही है अपने 2 बच्चों के साथ, उसका ससुराल छोड़ के आई है। पर उसको लगा ठीक है मैनेज हो जाएगा। फिर मदर इन लॉ एजुकेटेड नहीं थी, फादर इन लॉ डिफेंस के बैकग्राउंड से थे एंड हस्बैंड भी ऑलमोस्ट सेम बैकग्राउंड से था। तो उसने सिर्फ अच्छी चीजें देखी एंड जो थोड़ा सा उसको रेड फ्लैग्स दिख रहे थे उसने थोड़ा उनको नजरअंदाज किया। नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने बोला, फिर मदर इन लॉ ने बोला कि नहीं तुझे शादी के बाद में जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो उसको लगा हाँ ठीक है, थोड़े साल के बाद शायद वो मुझे अलाउ कर देंगे और मैं ज्वाइन कर लूंगी। तो एक कॉन्फिडेंस था उसमें, तो उसने वो कर लिया। फिर शादी हो गई। शादी के बाद में फिर एक हनीमून फेज होता है, वो खत्म हो गया एंड फिर उसको ध्यान में आया कि नहीं उसको जैसा चाहिए वैसा कुछ नहीं हो रहा है। हस्बैंड भी रिजर्व है, अगर वो कुछ घर का बोलती है तो हस्बैंड उसकी ही फैमिली का सुनते हैं एंड उनके हिसाब से ही चलते हैं। एंड फिर छोटे छोटे झगड़े धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। दौरान वो हो गई एंड ससुराल और मैका नजदीक था, पे रूट के वो मैके चली जाती थी। और मैं वही हो रहा था कि बार बार तू क्यों इधर आ रही है, तूने नहीं था, तेरे मुताबिक की शादी हो गई है तो तू अभी एडजस्ट कर ले। और फिर उसको बहुत गुस्सा आता था, बहुत सारी चीजें होती थी। उसको हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन था कि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि हस्बैंड वेरी लविंग एंड केयरिंग, उसको सब पूछ के करता है, फिर घूमने जाना होता है, वो ड्रीम थे उसके ड्रीम वर्ल्ड। यस। तो उसके मुताबिक कुछ नहीं हो रहा था। हस्बैंड हार्डली कुछ बात करता था, या बहुत बार उसका पोस्टिंग अलग मतलब अलग जगह पे होता था वो, तो फिर मुंबई छोड़ के वो दूसरी जगह पे 2-2 3-3 महीने के लिए चला जाता था एंड ये फिर फैमिली के साथ अलग रहती थी। तो जैसे ही हमने एजुकेशन का बात किया, उसका वो हाईली एजुकेटेड थी एंड मदर इन लॉ का एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं था, हार्डली उसने 4th या ऐसा कुछ सीखा था। तो उसको बोलती थी कि नहीं तुमने ऐसा साड़ी पहनना है, तुमने ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, तुमने ये सब काम करने चाहिए, पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। और उसको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। तो यस। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उसको लगता था कि अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो शायद इनका रवैया मेरी तरफ से, जो थोड़ा सा लाड़ मिलना चाहिए, पैम्पिंग मिलनी चाहिए, वो सब होना चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं रहा, रियलिटी वाज डिफरेंट। तो बच्चा भी हो गया। फिर वो जो एंगर था, एंगर इश्यूज पाइलअप होते गए एंड बहुत बार वो भड़क जाती थी। मैके आती थी, मैके में भी वही होता था, मैके वालों को भी लगता था कि ये बार बार क्यों आ रही। फिर भाई ने बोल दिया कि नहीं अभी मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि इसका ही सेटल नहीं हो रहा है, तो जो लड़की मेरे घर पे आएगी तो वो बोलेगी आपकी बहन घर पे है और वही सब हो जाएगा। तो जब तक इसका सेटलमेंट नहीं होता मैं शादी नहीं करूंगा। सो वो प्रेशर सिचुएशन को आप समझो कि मैके में भी आपको ये नहीं है और आपके ससुराल में भी आपको एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। एंड फिर बच्चा एक 7-8 साल का हो गया और बच्चा भी बोलने लगा कि इसका एक होता था कि इसको लगता था कि मैं जैसा मैंने सफर किया है मेरे बच्चे ने नहीं सफर करना चाहिए, मैं उसको बहुत अच्छा सिखाऊंगी, बहुत अच्छे संस्कार दूंगी और जो मैंने नहीं किया है वो सब ये करेगा। तो ये सुबह उठते ही उसके पीछे लग जाती कि ऐसा बैठो, ऐसा करो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ये पढ़ाई करो, ऐसे ही कपड़े पहनो, इसके साथ ऐसे ही बात करना। और रात में सोने तक वो चालू होता था। तो बच्चा फिर एक दिन बोला आप कितना कटकट करते हो, आप कटकटी माँ बन गई हो। तो उसको बहुत दुख लगा, तो मेरे पास आती थी। फिर कुछ क्या चल रहा है, बट अभी बेटा भी ऐसा बोलने लगा है, मैं शायद कहीं गलतियां कर रही हूँ और उसके कारण ये सब हो रहा है, मेरा बच्चा भी सफर हो रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका सब सुनने के बाद
और ये जो डोमिनेशन है लॉन्ग टर्म देखिए, और इसका एंगर पैटर्न, अब्यूज। कुछ कंट्राडिक्शन बिल्कुल भी नहीं जनता था, मतलब कोई कुछ बोलने जाता तो ये भड़क जाती थी। ये सब देख के मैंने उसको एनाकार्डियम स्टार्ट किया। एनाकार्डियम मतलब ना कि सिर्फ उसका सोरियासिस ठीक किया, बट उसका एडेप्टेशन भी काफी अच्छे से इम्प्रूव हुआ। जो दिन भर मतलब उठते ही रात में सोने तक जो चालू रहता था कट कट, तो वो एंगर काफी वो कंट्रोल करना सीख गया। एंड देन शी रियलाइज्ड कि मैं मेरे लाइफ में मैंने सबसे बड़ी गलती की कि मैं घर पे बैठ गई हूँ। अभी तो मतलब ससुराल वाले भी उसको हेल्प नहीं कर रहे थे, एंड मायके वालों ने भी हाथ ऊपर कर दिया था कि यू टेक केयर ऑफ योर ओन फैमिली। तो उसने फिर डिसाइड किया कि मैं मेरी हस्बैंड मैं और बेटा अलग रहेंगे। तो उस हिसाब से उसने स्टेप लिया, फिर वो अलग रहने लगे। एंड देन शी स्टार्टेड डूइंग LLB। तो उसने LLB भी चालू किया, और उसके साथ में उसने ऑनलाइन कपड़े बेचना भी स्टार्ट किया, जिसका एक ही मकसद था कि मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं, मुझे अभी किसी के हाथ नहीं फैलाने हैं। तो ऐसा उसका जर्नी था। एंड शी वाज वेरी हैप्पी। मतलब उसका LLB कंप्लीट हो गया, तो उसने मुझे पोस्ट भी किया कि डॉक्टर मैंने ये सब कंप्लीट किया। हर महिला दिन पे मुझे उसका मैसेज आता है, एंड एज अ फ्रेंड हम लोग आज भी एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये एक ऐसा केस है कि जहाँ पे मुझे लगता है कि घर वालों का भी योगदान होना चाहिए था। एंड उसने जो एजुकेशन लिया है उसका उसने यूज ही नहीं किया। मतलब उसके खुद के डिसीजन की वजह से भी, और बाद में तो उसको मौका ही नहीं मिला। बच्चे के बाद में वो शायद वो नहीं कर पाई जो उसको करना था। और एनाकार्डियम ऐसी लेडी होती है जो उसके सपने अपने बच्चे के थ्रू पूरा करना चाहती है। तो वो सब मिला के तो उसको काफी होम्योपैथी से हेल्प हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अगर बिगड़ भी जाते हैं या अच्छे हो जाते हैं तो कुछ नहीं, बट बिगड़ जाते हैं या उनके लाइफ में कुछ बुरा होता है, तो आज भी महिलाओं को ही जिम्मेदार माना जाता है। आपने अपने जॉब की तरफ ज्यादा देखा, घर पे आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसके लिए बच्चे बिगड़ गए। ना कि वो उसकी अकेले की जिम्मेदारी। मुझे लगता है कि ये फैमिली में सबकी जिम्मेदारी है। इक्वली हस्बैंड का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए है इस चीज में, कि वो बच्चा दोनों का है। तो मुझे लगता है कि वो बराबर के हिस्सेदार होते हैं हर एक अच्छी या बुरी चीज में। बट टारगेट तो सिर्फ महिलाओं को किया जाता है। फिर ये ऐसा होता कि ये मेरे पे ब्लेम नहीं आना चाहिए। इसके लिए वो अपना मन मार के उसका एजुकेशन अच्छा होने के बावजूद भी वो घर पे बैठती है। बहुत बार मतलब मैंने ऐसा देखा है कि ये सारी चीजें उसके साथ होती है। एंड एजुकेशन जो उसने लिया है, और जो उसको फ्रीडम की अपेक्षा होती है कि मुझे जज नहीं करना है और मुझे मेरे मुताबिक कुछ करने को मिलना चाहिए। बट ये जो दो पड़ाव आते हैं उसमें ये सब काफी डिफिकल्ट हो जाता है उसको समझने के लिए। तो ऐसे और भी कई केसेस हैं जिसके मुझे लगता है कि मेरे पास स्टैफिस एग्रिया के भी काफी केसेस हैं। स्टैफिस एग्रिया भी एम्बिशन इंक्रीज में हम लोगों को मिलता है कि काफी अच्छा एजुकेशन होने के बावजूद भी पेशेंट बोलता है कि मुझे मेरी माँ ने बोला है कि उधर जाके झगड़ा नहीं करना है, समाज खराब हो जाएगा। आप जैसा वो बोलते हैं वैसा सुन लेना, क्या हर्ज है सुनने में। और ये भी अपने आप को मार के फिर एंगर कैन नॉट एंग्री में आपको मिलता है। और ये फैसेट सबसे कॉमनेस्ट है कि गुस्सा भी नहीं आता है अभी, मैं गुस्सा भी नहीं जता सकती हूँ। एंड क्योंकि फिर सब चीजें बिगड़ जाएगी। या तो फिर उसको रहता है कि आज नहीं लेकिन कुछ सालों के बाद शायद मैं मेरे ध्यान दे दूंगी या मैं कुछ करूंगी। तो उस हिसाब से वो करते रहते। तो ऐसे ही एक योगा टीचर थी जिसने पूरा अपना समय फैमिली को दिया, बट अंदर वो चीज था कि मुझे मेरे पैरों पे खड़े रहना है और मुझे कुछ करना है। तो सब दोनों भी बच्चे उसके एजुकेशन के लिए आउट ऑफ इंडिया चले गए। तो उसने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ, तो मुझे योगा करना अच्छा है। तो शी डिड हर डिग्री इन योगा एंड शी स्टार्टेड विद द फ्री योगा सेशंस। एंड देन ग्रेजुअली उसको पैसे मिलना चालू हुआ। बट जैसे ही वो थोड़ा बहुत कमाने लगी तो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ। अगेन अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को देखते हैं तो साइकोडायनामिकली एंगर सप्रेस्ड ही उसका रीजन है। एंड फिर उसको काफी दुख हुआ कि अरे मैं कुछ करने जा रही हूँ और अभी ये
मुझे हो गया है। तो वो मेरे पास आई, बोली डॉक्टर मेरा योगा भी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, काफ़ी स्वेलिंग मुझे रहता है, और मतलब जो मेरे क्लाइंट से बोलते हैं कि आप ही योगा टीचर हो, आप ही आपको ही हो ये नहीं गया। कर सकते हो। यस, हाँ, जैसे हम लोगों को बोलते हैं कि डॉक्टर आप डॉक्टर हो और आप आप बीमार बीमार पड़ गए। तो ऐसे ही उनको भी कहा जाता था कि अरे आप कैसे नहीं कर सकते हो? तो मैंने पहले बोला कि आप पहला ये समझ लो कि आप ह्यूमन बीइंग हो, आप यस, भी बीमार पड़ सकते हो, यस, चाहे आप योगा टीचर हो या चाहे आप डॉक्टर हो। बीमारी किसी को पूछ के या किसी का एजुकेशन देख के या नहीं ऐसा आती है। करियर देख के नहीं आती है। यस, तो पूरा एक्सेप्ट कर लो कि आप बीमार हो, आपको हेल्प की ज़रूरत है। एंड फिर उनसे बात करने के बाद कि बोला मेरा ये मन में था बट मैं कुछ कर नहीं पाई, और मुझे काफ़ी गुस्सा आता था बट मैं कभी जता नहीं जता पाई। नहीं पाई। तो मैंने ये 2 रूब्रिक के ऊपर ही एंगर कैन नॉट एंग्री, तो मैं एंड वेरी प्लेजेंट लेडी, आप देख के भी उसको लगेगा कि इसको सच में गुस्सा तो आता है बट मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। मतलब समाज में, घर में झगड़ा, समाज में क्या ये होगा, तो उस हिसाब से मैं कभी झगड़ा ही नहीं किया। यस, तो स्टेफी यार काफ़ी अच्छे से, मतलब शी मैनेज्ड हर रूटीन, काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है। एंड उसका तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन से उसका करियर का वो जो गोल था, जो उसको करना था, एटलीस्ट उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन ने काफ़ी अच्छे से ये किया, रोल अदा किया। वैसे ही बर्बेरीज का एक केस है। फैमिली काफ़ी बड़ा था उसका, उसके ग्रैंडफादर काफ़ी बड़े पोस्ट पे थे, गवर्नमेंट में काफ़ी बड़ा ओहदा था उनका, और 3 से 4 लड़के थे, 1-2 लड़कियाँ थी, और इसमें ये जो पेशेंट के फादर थे, मतलब सब भाइयों में ना ये अकॉर्डिंग टू हर ग्रैंडफादर कि ये निकम्मा है। इसने पढ़ाई भी नहीं की थी ज़्यादा, एंड खुद का बिजनेस है, एंड हर बार उनके कोई भी डिसीजन पे ग्रैंडफादर को डाउट होता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो निकम्मा है। एंड ये सुन के ये लड़की हुई। मम्मी उसकी गवर्नमेंट में मतलब जॉब करती थी, एंड शी वाज द मतलब मेन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इसका ऐसा था कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स को मतलब कोई पूछता नहीं है, और मैं ऐसा बढ़ूंगी कि मेरी कुछ ना कुछ मेरा पोजीशन रहेगा। यस, तो मैंने बोला फिर क्या कर रही हो, मतलब एग्जैक्टली तुमको क्या चाहिए? तो बोली फैमिली में हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता था कि बाकी चाचा की लड़कियों को या बुआ की लड़कियों को ज़्यादा लाड़ प्यार मिलता था, ये उसका परसेप्शन था। यस, शायद वो भी बिकॉज बाकी का फैमिली भी मेरे पेशेंट थे, तो मुझे वो समझ में आया। तो कोर मुझे समझ में आया कि शी वांटेड टू बिकम समथिंग, उसका एक सोशल पोजीशन इसको चाहिए, बट थोड़ा समझने की कोशिश की कि क्या क्यों ये आया है। तो इसने बोला कि बचपन से ही पापा को ऐसा ट्रीट करते थे, फिर जो खाने के लिए लाते थे तो उनको सबको ज़्यादा दिया जाता था, और मुझे हमेशा डाँट पड़ती थी कि जैसे आपके पिताजी आप भी कुछ पढ़ोगे नहीं, आप भी वैसे ही करोगे। और इनके वजह से मेरे पेरेंट्स काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। फिर मेरे पास एक ही था कि मैं एजुकेशन लूँगी और मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊँगी कि इनको मेरे से भी सलाह लेना पड़े। तो इसने आईआईटी कंप्लीट किया, आईआईटी इंजीनियरिंग उसका हुआ, और वो करके जॉब, काफ़ी अच्छा जॉब उसको मिला। लेकिन वो जॉब करके, वो एजुकेशन करके साइड बाय साइड वो अपना खुद को अपग्रेड भी कर रही थी, एंड यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। तो मतलब ये समझो कि ये प्रेशर कितना था कि मतलब हार्डली 22 इयर्स की रहेगी ये लड़की, 22-23 एजुकेशन कंप्लीट करके तुरंत ही जॉब किया, बिकॉज फाइनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे किसी के हाथ नहीं फैलाना है, बट मेन यही था कि मुझे इनको सबको कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना है, मेरा एक पोजीशन मुझे चाहिए। तो काफ़ी एंजाइटी इसको होता था, रात रात ये सो नहीं पाती थी, और बोलती थी कि ये सब वजह से मेरे जो मेरा एम है उसको मैं अचीव नहीं कर पा रही हूँ। और उसका काफ़ी प्रेशर आने के कारण इसको पैनिक अटैक्स भी आने लगे हैं, और हिरसुटिज्म भी डेवलप हुआ, इरेगुलर मेंसेस हो गए। सो ये सब कनेक्ट करके देखो, बर्बेरीज में काफ़ी अच्छा आपको फैसेट्स मिलेंगे, एंड विच इज नाउ अडेज इट इज क्वाइट कॉमनली प्रिस्क्राइब रेमेडी। एटलीस्ट मुझे तो काफ़ी कॉमन फैसेट्स उसमें लगते हैं, एंड यू कैन इजीली प्रिस्क्राइब बर्बेरीज ऑन दिस ये। तो मुझे फिर अभी ये सब 22-23 इयर्स के बाद में वो मेरे साथ बनी रही, 2-3 साल ऑन एंड ऑफ ट्रीटमेंट लेती रही। अभी शादी करना है, एंड फिर ये शादी के लिए ना बोल रही है कि नहीं, मुझे जब तक मैं आईएएस नहीं बनूंगी मैं शादी नहीं करूंगी।
सो मतलब और क्योंकि वो कुछ बनी नहीं है, आज भी वो स्ट्रगल है कि फैमिली मुझे उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, मेरे पेरेंट्स को नहीं दे रही और मुझे ये। सो जब भी बर्बेरीज़ दिया उसके पैनिक अटैक्स, मतलब वो बेसिकली मेरे पास पैनिक अटैक्स के लिए आई थी। बट वो काफ़ी रिलीफ़ हो गया और मैंने उसको समझाया कि तू क्या कर रही है? Yes. सो आज तेरे पास पोज़ीशन है, आज भी तेरे पास ये है। बट वो बोलती है कि नहीं, आईआईटी इंजीनियर तो कोई भी बन जाता है। मुझे यही बनना है। तो उस हिसाब से फिर बर्बेरीज़ के थोड़े हायर डोजेस दे दिए। नाउ शी इज़ क्वाइट सेटल्ड। वो बोली अभी मैं इतना लोड नहीं लेती हूँ, साइड बाय साइड आई विल स्टडी दिस एंड देखती हूँ। तो वो एक ये आ गया कि बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एजुकेशन का ये है और शादी का और ये सब, तो ये काफ़ी मात्रा में प्रेशर भी महिलाओं को सहन करना पड़ता है। Yes. कि आप वही एज में शादी करो या वही एज में बच्चा होना चाहिए। बायोलॉजिकली भी वो प्रेशर आ जाता है Yes, बिकॉज़ डेफिनिटली महिलाओं के पास एक्सपायरी होती है कि आप मेनार्की से लेके मेनोपॉज़ तक के ही एज में फर्टिलिटी पीरियड होता है, उसमें ही आप बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो नेचुरली ये प्रेशर आ जाता है और इसके कारण ही बहुत बार वो अपने आप को सरेंडर करती है, अपने सपनों को वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। यस मैम। तो मैम जैसे अभी हमने एजुकेशन के बारे में चर्चा करी, इतनी देर से हम उस चीज को समझ रहे हैं कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। तो होम्योपैथी ने आपके एम्पावरमेंट में क्या भूमिका निभाई है? मैं बोलूँगी जो भी कुछ हो शायद होम्योपैथी करना है ये ड्रीम की वजह से ही हूँ। मैं महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले से बिलॉन्ग करती हूँ, मराठवाड़ा रीजन में वो आता है एंड आज भी वो काफ़ी बैकवर्ड माना जाता है। मैं एक किसान फैमिली से थी, मतलब मेरे दादाजी, परदादाजी सब बेसिकली खेती हमारा पारंपरिक बिजनेस था एंड मेरे फादर का जनरेशन ही फर्स्ट जनरेशन है जिनमें एजुकेशन उन्होंने लिया है। उसमें भी मतलब पापा फर्स्ट डॉक्टर बने, मेरे एक बड़े चाचा, काफ़ी बड़ा जॉइंट फैमिली था, बड़े पापा के बड़े बेटे लॉयर बने, एक चाचा गवर्नमेंट ऑफिसर बने, तो और बाकी सब लोगों ने खेती करना पसंद कर लिया। तो जो मेरी बुआ वगैरह थी, तो कोई भी मेरे ख्याल से 10वीं के आगे सिखाया नहीं गया क्योंकि गर्ल चाइल्ड है, इसमें अच्छा रिश्ता मिलना चाहिए एंड वो हिसाब से 10वीं के पहले किसी का 7वीं में, किसी का 6वीं में या किसी का 9वीं में ऐसा शादी कर दिया था। तो मतलब मेरा जब जन्म हुआ, मैं फैमिली में सबसे पहली लड़की थी मेरे जनरेशन की एंड मम्मी मेरी और मेरी एक बड़ी चाची वो एजुकेटेड बैकग्राउंड से थी, फार्मर्स फैमिली, बट उनके एजुकेशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस था उनके फैमिली का और वो ऐसी महिलाएं मेरे फैमिली में आ गई तो थोड़ा फैमिली का नज़रिया बदल गया क्योंकि पहले के ज़माने में मतलब दादी उन लोगों को लेके ही वो शादी के मंडप में वगैरह जाया करती थी, तो वो माहौल से लेके बिना तक तो जर्नी आ गई थी। मुझे भी पापा डॉक्टर थे तो बचपन में एक ही समझ में आ रहा था, एक ही रोल मॉडल था कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। बट जब भी मैं ऐसा कहती थी, कुछ फैमिली में रहते हैं, आजू बाजू में रहते हैं, समाज के लोग रहते हैं, तो वो बोलते थे कि नहीं नहीं, अगर इसको पढ़ाओगे तो इसके हिसाब से लड़का ढूंढना पड़ेगा, ना पढ़ा लिखा लड़का अगर ढूंढोगे तो उतना ज्यादा डाउरी देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे डाउरी का सिस्टम आज भी है, अनफॉर्चुनेटली आज भी वहाँ पे डाउरी दिया जाता है एंड फिर 7वीं 8वीं से लेके वो चालू हो गया कि नहीं नहीं, इसका भी जल्दी से ये करो, आप ज्यादा मत करो। मेरे पीछे मेरी और एक बहन थी तो उसका भी शादी करना है और फिर एजुकेशन में पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, ऐसा सब मैं बचपन से सुनती आ रही थी। बट फॉर्चुनेटली मेरे दादाजी दादी काफी उनके विचार अलग थे, वो हमेशा बोलते थे कि नहीं नहीं, तुझे पढ़ना है तो तू पढ़ और सच्ची में डॉक्टर बन जा। मुझे ऐसा था कि मैं थोड़ा टॉमबॉयश थी, लड़कों का कपड़ा पहनना ही ज्यादा पसंद करती थी बिकॉज फैमिली में ऐसा था कि लड़कों का काफी अहमियत थी, मतलब आज लड़का तो चाहिए, लड़की हो ना हो लेकिन खानदान का नाम आगे लेके जाने के लिए एक लड़का तो चाहिए। तो आजू बाजू में काफी सारे लड़के होते थे तो मुझे टिल 7th स्टैंडर्ड मुझे फीमेल फ्रेंड्स ही नहीं थे, ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा। तो मैं लड़कों में ही ये हो गई और मुझे तो ऐसा था कि और
जब मैंने एफएचपीसी किया तो मुझे ध्यान में आया कि अरे ये लड़का या वो कपड़े या वो सब क्यों अट्रैक्ट कर रहा था। शायद मैं खुद को लड़कों से कभी कम नहीं समझती थी और वो जिद बचपन से ही रही कि नहीं मैं डेफिनेटली पढ़ूंगी। लेकिन बीच-बीच में कभी रिश्तेदार घर पे आते थे या कभी बोल देते थे कि अरे नहीं-नहीं शादी करना चाहिए। तो मुझे काफ़ी डर लगता था कि और ये भी डाउट होता था कि अरे सच में अगर मैं पढ़ लिख गई और मेरी पढ़ाई की वजह से अगर काफ़ी सारा डाउरी देना पड़ा तो पेरेंट्स कैसा मैनेज करेंगे। और ये काफ़ी स्ट्रेस था। यस। मतलब जो उम्र में खेलने का और फ्रीली आप सोचने का उम्र था, वो उम्र से ही शायद ये दिमाग में था कि डाल स्ट्रेस था कि अरे शादी कर देंगे। फिर 10th में ऐसे प्रपोज़ल भी आए जहाँ पे ऐसा था कि शादी कर देंगे एंड फॉर्च्यूनेटली पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। इवन 12th में काफ़ी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया था। फिर भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे यस। डॉक्टर बन गई। बट मेरे ख़्याल से वो जर्नी फाइनल ईयर में ही ये हो गई। उनको भी थोड़ा बेंड होना पड़ा फैमिली के सामने ठीक। और मेरा फाइनल ईयर यस। में शादी कर दिया। फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी बाकी था कि अच्छा रिश्ता आया है एंड टू माय शायद वो ये मैंने सोचा था कि डाउरी नहीं देना पड़े और फैमिली मतलब मुंबई का लड़का था तो उनके काफ़ी विचार अलग थे तो डाउरी नहीं देना पड़ा और मेरे हस्बैंड का एजुकेशनल बैकग्राउंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो शादी हो गई लेकिन सेकंड ईयर से पापा डॉक्टर होने के कारण मैं सेकंड ईयर से ही क्लिनिक में प्रैक्टिस करती प्रैक्टिस थी। में तो आ मुझे गए आप। ऐसा नहीं था कि मुझे एलोपैथी करना है बिकॉज़ मैं 2 महीने में ही बहुत कुछ सीख गई। एटलीस्ट डेली का जो जनरल प्रैक्टिस था वो मैं अच्छे से करने लगी थी। मतलब 3rd ईयर 4th ईयर में पापा अवेलेबल नहीं रहेंगे जिस दिन मैं कंप्लीटली ओपीडी हैंडल कर लेती थी। बट ये दौरान काफ़ी सारे टीचर्स काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग मेरे लाइफ में आए और मैंने सोचा कि नहीं मैं बाय चॉइस डॉक्टर बनी और मुझे होम्योपैथी काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। तो इमीडिएटली शादी के बाद एग्ज़ाम पास की और मैंने आईसीआर ज्वाइन कर लिया। तो आईसीआर में डॉक्टर कुमार ढवले, डॉक्टर निरुपमा मैम, डॉक्टर राव सर ये मुझे मिले और डेफिनेटली मेरा लाइफ में इन लोगों का काफ़ी योगदान है। मेरे करियर को एक शेप उन्होंने दिया या उनके विचार सुन के मुझे ऐसा था कि अरे मैं कहाँ से आई हूँ। कॉन्फिडेंस काफ़ी कम था। ऐसा लगता था कि कुछ नहीं आ रहा है मुझे क्योंकि महाराष्ट्र का एक छोटा-सा ज़िला और मुंबई तो काफ़ी मतलब गैप काफ़ी था। आपका लैंग्वेज बैरियर इंग्लिश नहीं आता था एंड कॉलेज में तो अच्छा कर रही थी मतलब लोग बोलते थे कि हाँ होशियार है लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो फॉर्चुनेटली निरुपमा मैम मिले और शादी के स्टार्टिंग में टीथिंग ट्रबल हर एक महिला को जाना पड़ता है उससे। तो घर बैलेंस और करियर बैलेंस ये मतलब पर्सनल लाइफ और वर्क बैलेंस ये दोनों समझ में नहीं आता था। 21 साल की उम्र थी उसमें नहीं समझ रहा था कि कैसा करना है, क्या करना है। बट या निरुपमा मैम थी मेरी फ्रेंड्स थी कॉलेज की फॉर्चुनेटली फ्रेंड्स जो मेरे साथ थी वही मुंबई में आ गई थी। तो और थैंकफुली मोबाइल भी आ गए थे लाइफ में तभी। तो कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हो रहा था एंड फिर समझ में मतलब पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा था और ऐसा लगता कि नहीं होम्योपैथी नहीं होगा मेरे से। आईसीआर ट्रेनिंग में तो काफ़ी ऐसा लगा कि नहीं ये अपने बस की बात नहीं है। अच्छा है बुखार आया क्रोसिन दे दिया, पैरासिटामोल दे दिया, इतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट फिर ऐसा लगा कि नहीं मैं भाग जाऊँगी तो शायद कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो और रिजल्ट्स जो थे होम्योपैथी के आप जब पढ़ते हो और कभी एक मेडिसिन दे दी और उसका रिजल्ट आ गया तो जो वो जर्नी आपका स्टार्ट होता है तो नहीं फिर वो लालच बढ़ जाता है। नहीं ये समझ में आया फिर मजा भी आने लगता है। फिर मजा भी आने लगता है। सो आईसीआर में जाने के बाद आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी काफ़ी हो जाता है। आप अपने आप को बार-बार रेट्रोस्पेक्ट आपको समझने की कोशिश करते हो और रिजल्ट्स जब आप देने लगते हो तो एक मज़ा आने लगता है। एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है एंड इट इज़ समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक। वो जो फीलिंग आने लगती है ना वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी और जैसा हर एक का ड्रीम होता है कि मेरे ड्रीम की दुनिया और रियलिटी
जैसा हम देखते हैं, तो वो काफ़ी समझ में आ गया और जल्दी से ही समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ पे मैं घर पे नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे खुद Yes. का कुछ करना चाहिए। एंड फिर सब बोल रहे थे कि प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, जीपी स्टार्ट कर दो, क्यों होम्योपैथी के पीछे पड़े हो? काफ़ी समय लगता है, आप जल्दी प्रैक्टिस में सेटल नहीं होंगे। एंड जीपी ऐसा है कि आप डे वन से कमाने लगते हो। तो मुझे ऐसा था कि अरे, मैंने अगर पैसों पे फोकस कर दिया तो शायद मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, और मुझे खुद के बारे में काफी अच्छे समझ में आने लगा था तभी। तो मैंने सोचा कि नहीं, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जो भी कुछ दिक्कतें हैं, आई विल फेस इट, बट आई विल डेफिनेटली डू होम्योपैथी। फिर घर से भी प्रेशर चालू हो गया। 1 साल शादी का कंप्लीट हुआ नहीं तो प्रेशर चालू हो गया कि अभी बच्चा। फिर बच्चा होने के बाद ये था कि अब बंद कर दो, क्योंकि क्या करोगे कमा के? बच्चों पे ध्यान दो, बच्चे बच्चे Yes. चाहिए। और कमा के कितना कमा सकते हो आप? मतलब हस्बैंड काफी अच्छे कमा रहे थे, तो वो कमा रहा है तो आप अभी घर पे ही ध्यान दो, बच्चों के ऊपर ध्यान दो। बट मेरा ऐसा था कि जब मेरे मैरिज के लिए कुंडली भी मैच करते थे, तो उनके क्वेश्चंस अलग होते थे और मेरा एक ही क्वेश्चन होता था कि क्या मैं मेरा प्रैक्टिस कर पाऊंगी क्या? बिकॉज वो एक ही ड्रीम था कि मुझे अपना खुद का कुछ चाहिए, और मुझे कुछ अपना मतलब मुझे किसी और से पैसे मांगने नहीं है। Yes. आइडेंटिटी चाहिए थी, और वो कमजोरी नहीं चाहिए थी कि पैसा मांगो फिर मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, बट हस्बैंड काफी सपोर्टिव थे, काफी उन्होंने हेल्प किया। जब फर्स्ट ईयर में फिर मैंने एमडी में एडमिशन ले लिया, और प्रेगनेंसी मतलब कंफर्म हो गई। तो घरों में सबने मिला कि इवन हस्बैंड का मेरा था, तो सबने मिला कि नहीं, आप छोड़ दो। तो वो मैंने एक ब्रेक ले लिया, लेकिन दिमाग में यही था कि नहीं, मैं प्रैक्टिस करूंगी। सो 7वें महीने में जब मैं पापा के घर पे गई और मेरा नजदीक आया था, तो मैं 7वें महीने से लेके टिल लास्ट डे ऑफ माय डिलीवरी मैंने पापा के क्लिनिक में बैठ के होम्योपैथी का भी प्रैक्टिस किया, क्योंकि फिर Wow. मुझे लगता था कि मैं भूल जाऊंगी, और मुझे कुछ आया नहीं तो मैं ये सब, मैं बच्चा होने के बाद तो मैं भूल जाऊंगी। और बाकी लोगों की जर्नी भी देखी थी, और ऐसा लगता था कि अरे, सपोर्ट नहीं करेंगे, और घर पे ही बैठना पड़ेगा। तो वो एंजाइटी के कारण और ज्यादा फोकस करने लगी। फिर एमडी फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हुआ, और वो बीच में काफी दिक्कतें हुई कि बच्ची को एलर्जिक मतलब अस्थमेटिक भी होने लगे थे, बार बार उसको आता था। एंड फिर एक बार ऐसा हुआ कि एंटीबायोटिक देख देख के कितना हम सब लोग थक गए थे, एंड पीडियाट्रिशियन ने भी बोला कि आप होम्योपैथी देखो। तो फिर से मुझे होम्योपैथी, और लकीली निरुपमा मैम घर से काफी नजदीक थी, तो मैंने उसके तब मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, घर पे ही थी, क्योंकि इसका बीमारी काफी। तो मैम के पास आई तो मैम ने बोला कि देख, मेरे पास तू सीख भी सकती है और फैमिली भी देख सकती है। तो वो जो कॉन्फिडेंस मिला, तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। फिर वो बीमार होती थी, रात रात में जगती थी, उसका भी देखभाल करती थी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेती थी, एंड मैम के पास भी जाती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसको निमोनाइटिस डेवलप हुआ। जो केसेस मतलब होम्योपैथिक रिजल्ट से कैसा आपको एस्टोनिश कर देते हो, मैं ये केस से बोलना चाहूंगी कि बेटी को 15 दिन एडमिट किया, उसको ऑगमेंटिन जैसा हायर एंटीबायोटिक भी दिया। 15 दिन उसका कोर्स कंप्लीट हुआ, और 16वें दिन फिर से उसको रोंकाई और ब्रीथलेसनेस चालू हो गया, एंड काफी इरिटेबल थी। घर से निकलना ही नहीं था उसको, फिर जबरदस्ती उसको ऑटो में बिठा के लेके गए। फैमिली का भी काफी प्रेशर था कि अरे, ये मतलब एडमिट होने के बावजूद भी ये हो गया, और फर्स्ट चाइल्ड था फैमिली का, तो काफी पैम्पर्ड थी, और सबका अटेंशन, सबका फोकस उसके ऊपर ही था। मतलब वो प्रेशर अलग ही है कि आप होम्योपैथ हो, आपका बच्चा बीमार है, एंटीबायोटिक दे चुके हो, और कुछ नहीं हो रहा है, एंड नाउ बॉल इज इन योर होम्योपैथी कोर्ट। तो मैं मैम के पास आ गई, और बेटी को और मैम का मतलब 2-2.5 महीने से ही अच्छा रिलेशन था, तो तब ऑलमोस्ट वो 1.5-2 साल के आसपास रही होगी। तो मैम को उसने एकदम जोर से ऐसा झटका दिया कि मुझे मतलब चेक मत करो, और जोर जोर से चिल्ला रही थी, मतलब पूरा केबिन, पूरा आजू बाजू का सब ये। तो मैम को ऐसा लगा कि इसको पहले देख लेती हूँ, और फिर हम दोनों ने कुछ भी बात नहीं किया। मैम बोले उसको कैमोमिला दे दूं। मैं बोला कैमोमिला पड़ा था, बट कुछ बिना बोले, कुछ बिना समझे ही मैम ने कैमोमिला दिया। मतलब हम दोनों ने कुछ डिस्कस भी नहीं किया, तो लेकिन कैमोमिला दे दूं, तो सिर्फ मैंने कैमोमिला पढ़ा था,
बट प्रैक्टिकली मुझे नहीं पता था, बट मैम का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, तो वो फेथ था। तो मैंने कैमोमिला बोलने के बाद मैंने बोला ठीक है, मैंने खुद को ये किया कि नहीं, अभी मैं जो मुझे है, जो 100% एक ही ये है कि इनके ऊपर ही है अभी सब, तो मैंने कैमोमिला उधर ही क्लिनिक में खिला दिया। देखिए 10 मिनट का शायद जर्नी होगा उनका क्लिनिक और मेरा घर। वो 10 मिनट में ही वो ऑटो में ही सो गई। मैं हर आधा घंटे में, यू वोंट बिलीव, हर आधा घंटे में उसका चेस्ट ऑस्कल्ट कर रही थी कि रोंकाई कम हुए कि नहीं, कम हुए कि नहीं। एंटिल इवनिंग काफी सारा चीज सेटल हो गया था। शी वाज प्लेफुल, काफी एक्टिव हो गई थी। एंड ये तो ये कैमोमिला का जो रिजल्ट था, मतलब मेरे लिए आई ओपनर था। तो मैं बोला अगर इतना अच्छे रिजल्ट्स अगर होम्योपैथी से आते हैं तो क्यों नहीं करना है। तो वो मेरा जो Yes. आइडिया था वो और फिक्स और मजबूत हो गया, और मैंने फिर ये किया कि नहीं, करना है तो होम्योपैथी करना है। फिर अनफॉर्चुनेट कुछ सर्कमस्टेंसेस आए तो मुझे मैडम के यहाँ पे भी छोड़ना पड़ा। फिर मैंने एक आईसीयू ज्वाइन किया, मैंने आरएमओशिप की मैंने, बट एक चीज मैंने नहीं छोड़ी जो कि होम्योपैथी थी। मैं मेरी एक फ्रेंड है कल्याण में जो प्रैक्टिस करती है, उसने काफी सपोर्ट किया। उसको पता था कि मेरा ये ड्रीम है, होम्योपैथी मेरा ड्रीम है। वो बहुत बार बोलती भी थी कि अरे तू होम्योपैथी छोड़ देगी ना तो होम्योपैथी को कुछ नहीं होने वाला है, बट अगर तू होम्योपैथी का ही नाम लेते रहेगी और वही करने का सोचेगी ना तो शायद मर जाएगी। बिकॉज उसके लिए तुझे काफी, क्योंकि आरएमओशिप करते वक्त एक ही दिन का छुट्टी मुझे होता था, एंड वो छुट्टी का दिन भी मैं उसके पास जाती थी। तो पवई से कल्याण काफी बड़ा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इतना, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तो बस से लेके ऑटो, ऑटो से लेके ट्रेन, और ट्रेन से लेके फिर उसके यहाँ पे बस, ऑटो, ट्रेन, ऐसा सब करके इनिशियली मुझे 100 रुपया मिलता था, और मेरा खर्चा ही 70 to 80 रुपीज हो जाता था। बट वो 70, मतलब वो 100 रुपए का इतना ये नहीं था, बट ये था कि अरे मैं एक पेशेंट, एक दिन के लिए भी मैं होम्योपैथी कर रही हूँ, और जो मुझे रिजल्ट्स मिलते थे तो वो काफी एनकरेजिंग और खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए सफिशिएंट थे। तो मैंने फिर और बेटी का ये और मेरा, फिर मैं उसका बीमारी खत्म हुआ कि मैं बीमार हो जाती थी, बट वो एक दिन में ही मुझे ऐसा था कि मुझे छुट्टी नहीं लेनी है, मुझे काम करना है और मुझे घर का भी देखना है, ये सब बैलेंस करना। एक वो आप जब 23-24 ईयर्स के होते हो तो काफी पैशनेट होते हो। Yes. और जो कल्चर में आप बढ़े हो कि फैमिली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, फैमिली का सब करना। Yes. घर से प्रेशर था कि बड़ी होने दे बेटी, 5 साल की होने दे, बाद में तू कर, इतना क्या है। तो मैं बोला नहीं नहीं, मैं भूल जाऊंगी जो भी मैंने कुछ पढ़ा है होम्योपैथी का, मैं भूल जाऊंगी और प्रैक्टिस में नहीं रहूंगी। Yes. तो शायद नहीं कर पाऊंगी। वो एक डर था कि अरे जैसे मेरी कुछ सहेलियां घर पे ही बैठ गई है तो मैं भी घर पे बैठ जाऊंगी और मुझे फिर करने का मन नहीं करेगा। और एक बार वो लग्जरी, हस्बैंड कमा रहा है अच्छे से और वो लग्जरी मिलनी चालू हो गई, तो बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं करना है। बहुत बार मैम, ये बहुत बार होता है जो आपने बोला ना कि आपने अपने आसपास देखा फ्रेंड्स वगैरह को कि एक बार बैठ गए तो बैठ जाते हैं, तो वो एक बार जो ब्रेक लगता है ना, तो कहो वो ब्रेक हमेशा के लिए लग जाए। राइट, तो वो ब्रेक से मैं काफी डरती थी, मुझे ऐसा था कि वो ब्रेक नहीं लगना है। एंड फिर वो आरएमओशिप, फिर आईसीयू का ड्यूटी, और हेल्थ काफी अफेक्ट हो रहा था। फिर मैं एक एमडी, पीएचडी थे वो, मेडिसिन में ही उन्होंने पीएचडी किया था। मेरी मदर इन लॉ के ट्रीटमेंट के लिए उनके साथ गई थी। तो मैंने बोला अरे सर मुझे काफी लूज मोशंस हो रहे हैं एंड इट इज नॉट, मतलब वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कुछ स्ट्रेस है क्या। तो मैंने बोला सर हाँ, एक ही स्ट्रेस है कि मैं होम्योपैथी का प्रैक्टिस करना चाह रही हूँ, बट यहाँ पे काफी रेंट है और मुझे घर से पैसा मांगने में बहुत मतलब शर्म महसूस होती है कि कैसा मांगू। मेरे पास तो मेरा एमडी भी हो चुका है एंड आज मतलब एमडी होने के बावजूद मुझे पैसा मांगना पड़ रहा है डेली मेरा इसके लिए। तो उसके लिए तो मैंने आरएमओशिप ज्वाइन कर ली है, मेरा बेसिक उसमें हो जाता है, नीड फुलफिल हो जाती है। बट ये कंपैरिजन डेफिनेटली होता है कि आप एमडी किया है और उस समय हमारे पास एक ड्राइवर था गाड़ी पे, हस्बैंड के ऑफिस से गाड़ी थी, ड्राइवर था, और मुझे आरएमओशिप में मेरे ख्याल से 4,000 रुपए मिल रहे थे और उसका ड्राइवर का सैलरी 6,500 था। तो दुनिया कंपेयर नहीं कर रही थी, बट मैं अपने आप को कंपेयर कर रही थी कि अरे ये क्या है। और फिर वो जो अपना कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको जिंदा कैसे रख सकते हो आप तो आपको मोटिवेशन ही करना पड़ेगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये सब, तो वो एमडी मतलब वो पीएचडी फिजिशियन ने भी बोला कि अगर दिमाग में ये है ना तो तुम्हारे मन की और दिमाग की बात सोचो, बाकी कुछ मत करो। या तो एक दूसरा रास्ता है कि तुम जीपी स्टार्ट कर लो और ग्रेजुअली तुम होम्योपैथी भी कर सकती हो।
बट मैंने बोला कि सर मन ही नहीं है जीपी करने का। तो फिर उन्हें बोला कि ठीक है, टाइम लगेगा बट अपने सपनों को छोड़ना नहीं। तो मैंने मतलब वो कंटिन्यू रहा, मेरे ख्याल से 4 साल तक वो स्ट्रगल कंटिन्यू रहा। फिर एक दिन निरुपमा मैम का कॉल आया कि अरुंधति एक अपॉर्चुनिटी है, होम्योपैथी में है, करेगी क्या? तो मैंने बोला होम्योपैथी में है और मैं नहीं करूँगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बरवालिया फाउंडेशन से फाउंडेशन में एक प्रोजेक्ट कर रहे थे बरवालिया सर, तो उनके पास वैकेंसी थी वो प्रोजेक्ट में। तो मैंने बोला मैम चलेगा। फिर सर ने सैलरी पूछा, मैंने बोला सर आप जो दोगे वो चलेगा, बट मुझे होम्योपैथी करनी है। एंड काफी कम सैलरी पे मैंने ज्वाइन किया और फॉर्चुनेटली जहां मैं गई वहां से स्क्रैच से सब मतलब ओपीडी सेटअप करना। फिर वहां पे वैन में रमाबाई नगर करके है, स्लम एरिया है, वहां पे ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स के लिए हम लोग ने वैन में प्रैक्टिस चालू था हमारा, क्योंकि वो एरिया में जितना रिक्वायरमेंट था उतना एरिया नहीं मिल रहा था क्लिनिक के लिए। तो वैन से एक वैन में हम जाते थे एंड वैन में प्रैक्टिस चालू किया। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो काफी यूनिक था। मतलब बहुत बार ऐसा होता कि औरतें, क्योंकि मैं रोड पे ही वैन खड़ी थी, तो चाय रख के आती थी कि मैंने चाय रखा है मैडम, और मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, और आप मुझे दवाई दो। तो मैंने कभी आईसीआर किया था, तो आईसीआर में हम लोग पूरा केस लेते थे। तो मैं वो प्रेशर आ जाता था कि अरे इसका चाय होने तक मेरा प्रिस्क्रिप्शन रेडी होना चाहिए, नहीं तो ये पेशेंट नहीं आएगा। और मुझे यहाँ पे ओपीडी बिल्डअप करना है। एट द सेम टाइम स्कूल का प्रोजेक्ट था कि साइको एजुकेशनल डिफिकल्टीज इन मेन स्ट्रीम स्कूल, तो स्कूल से भी जुड़ना था, स्कूल के बच्चों को देखना था और ओपीडी बिल्डअप करना था। तो काफी चैलेंजेस रहे, बट फॉर्चुनेटली आप जब अपने आप को तभी समझ सकते हो जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जाते हो कि आप में क्या है क्या नहीं है। फिर समझ में आने लगा कि मुझे कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट करनी है। फिर काफी हमारा जो टीम था बरवालिया फाउंडेशन में, फिर ऑटिज्म देखा, मेंटल रिटार्डेशन, एडीएचडी के केस। तो फिर वहां पे कोई ऐसा नहीं था कि जो केसेस मैंने देखे नहीं, मतलब और मैंने उसमें Yes. कुछ सीखा नहीं। तो वो 3.5 साल काफी हद तक मेरे लिए मतलब खुद को प्रूव करना, एट द सेम टाइम खुद की कमियों को के ऊपर काम करना और खुद को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी अवेयरनेस भी करना पड़ रहा था। तो कॉन्फिडेंस का इशू था ही। तो फिर काउंसलिंग जो मतलब मेरे साथ में टीम होता था, साइकेट्रिस्ट होते थे, काउंसलर्स होते थे, साइको एजुकेशनल के लिए स्पेशल एजुकेटर होते थे, साइकोलॉजिस्ट होते थे। तो ये सब टीम में उनके साथ में फिर काउंसलिंग के कोर्सेज किए, फिर आरईबीटी किया। सो बेसिक एडवांस ऐसा करते करते वो कोर्सेज में मैंने देखा है कि मैंने खुद में काफी इम्प्रूवमेंट कर ली। पेशेंट को जब आप हेल्प करने जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्टेबल होना, आपका खुद का कॉन्फिडेंस होना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने मेरे कॉन्फिडेंस के ऊपर, मेरे में जो कमियां हैं उनके ऊपर काफी ये 3.5 साल काम किया। और निरुपमा मैडम का तो कंटिन्यूअसली सपोर्ट था। तो ऐसा करके 3.5 साल मैंने वहां पे किया। एंड उसके बाद में फिर दूसरा प्रेगनेंसी, फिर सिविल का जॉब, और ये जॉब में फिर वही था, 2 बच्चे हो गए तो और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा एक्सर्शन। फिर मैडम को समझ में आया कि ये बहुत सारा चीज साथ में आ रहा है, इसका केयर वरीज में है। कॉक्यूलस एक बार दे दिया, तो कॉक्यूलस देने के बाद तुरंत एक दिन में मैं ठीक हो जाती थी एंड काम पे लग जाती थी। तो अक्यूट फेजेस में जो कॉक्यूलस, फिर कॉक्यूलस समझना इतना दिक्कत नहीं आता था। ये जो अपने आप के ऊपर आप होम्योपैथी का एक्सपेरिमेंट करते हो और खुद का इम्यूनिटी होम्योपैथी से इम्प्रूव होते हुए देखते हो। और तब तक तो पूरा फैमिली भी मैडम का पेशेंट बन गए थे। आज भी मेरे हस्बैंड का मैम के ऊपर इतना फेथ है कि वो कुछ भी रहे, छोटी सी भी चीज रहे, उनके मशवरे के बिना नहीं करते। तो एक वो फेथ, वो एक फैमिली फिजिशियन का रोल भी उन्होंने काफी अच्छे से, एंड एट द सेम मुझे एम्पावर करने में जितना योगदान उनका रहा मेरे ख्याल से और किसी का नहीं है। फिर इसी दौरान मेरी जो काउंसलर है, जो मेरी फ्रेंड है डॉक्टर मानसी भट्ट, उनका भी काफी योगदान रहा। एंड ऐसा करके और सिविल हॉस्पिटल तो काफी बड़ा मेरे लिए मतलब गुण साबित हुआ। मतलब एक भी पेशेंट नहीं और फिर 40-50 का ओपीडी, ऐसा मेरा सफर रहा है। एंड
मतलब राव सर मुझे हमेशा बोलते, तभी मुझे एचएचएफ के बारे में पता चला और फिर मैंने एचएचएफ ज्वाइन कर लिया और एचएचएफ में भी काफ़ी मुझे जो भी टीचर्स मिले, निखिल सर है, केवाई सर है, राव सर है, काफ़ी मोटिवेट किया और काफ़ी हेल्प रहा है उनका करियर शेप करने में। और डॉक्टर मीनू भोसले जिनके पास मैंने बेसिक काउंसलिंग का कोर्स किया, उन्होंने तो काउंसलिंग कोर्स खत्म होने के बाद मैम कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके पास आ जाऊँगी। मुझे एक ही चीज़ बोला, अरुंधति फिशिंग सिखाया आपने तो उसके ऊपर ध्यान दो, मैं बार-बार फिश नहीं दूँगी आपको। तो लाइफ में समझा कि आपने प्रोसेस समझ ली है, तो वो प्रोसेस ही आगे करो। नाउ यू हैव टू अपलिफ्ट योरसेल्फ एंड दूसरों के मदद करना है। फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे मिले, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स है, बचपन के फ्रेंड्स है, हर एक मतलब सपोर्ट सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है मेरा। जैसे Yes. पेरेंट्स है वैसे ही यहाँ पे फैमिली में मदर इन लॉ है। पहले उन्होंने ये किया कि थोड़ा आप फैमिली पे या बच्चों पे ये करो, बट जैसा मैंने बोला था कुंडली देखा कर शादी हुई, तो उनको उन्होंने बोल दिया था ज्योतिष ने कि ये लड़की थोड़ी जिद्दी है, तो इसको जो करना है वो करके रहेगी। तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि आपको पहले ही बोला गया था मेरे बारे में, तो फिर उन्होंने भी वो चॉइस कर लिया कि चलो इसको मैं करने देती हूँ, इसको रोकना इतना आसान नहीं होगा। एंड शी इज बिगेस्ट सपोर्ट। मतलब आज मैं बच्चों को छोड़ के अगर जा सकती हूँ या कुछ भी मैं कर सकती हूँ तो उनके बिना पॉसिबल नहीं है। राव सर हमेशा बोलते थे कि लोगों को अच्छे से समझ रही हो, क्योंकि काफी जब आप स्लम्स में प्रैक्टिस करते हो तो लोगों को बहुत नजदीक से समझते हो, तो वो एक समझता नहीं था कि अपने में स्ट्रेंथ क्या है। जब आपके गुरु या आपके मेंटर्स आपको बोलते हैं कि आपका ये है, तो शायद समझ में आता है। एंड एफएचपीसी करने के बाद, गांधी सर से इंटरेक्ट करने के बाद तो काफी क्लैरिटी आ गई खुद के बारे में, या खुद का जर्नी काफी अच्छे से समझने लगा। मैम, आपकी जर्नी जैसे अभी आपने जो शेयर की काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल रही, और साथ में इसमें काफी अप्स एंड डाउन भी है। मतलब काफी सारे फेजेस आपने देखे, स्ट्रगल का फेज भी देखा, बचपन से एक अलग फेज देखा कि किस तरह से जो है लड़कों को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, लड़कियों को कम दी जाती है। तो एक्चुअली में जैसे आपने इस जर्नी से क्या समझा कि एक वुमेन को अपनी सोसाइटी से और फैमिली से क्या चाहिए? मुझे लगता है कि एक विमेन को या एक महिला को अपने फैमिली या सोसाइटी से एक रिस्पेक्ट का एक्सपेक्टेशन होता है, जो उसका हक होता है और जो उसको दिया जाना चाहिए। वैसे ही विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी कंडीशन उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसा उसे लगता है। कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऐसे कपड़े पहनोगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप मतलब कपड़े के ऊपर भी समाज काफी सारा सोचता है, या आप कैसे रहते हो, कैसे बोलते हो, फिर आप में ये आएगा तो आप अच्छे लगोगे, या समाज में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। या तो फिर शादी के बाद में भी घर का करोगी या घर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करोगी तो शायद आपको अच्छी बहू कहेंगे। ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। मुझे लगता है कि Yes. हर एक चीज में अटी और शर्तें लागू होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होनी चाहिए। आप मैं जैसी Yes. हूँ, मुझे बिना चेंज किए हुए, या मैं जैसी हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया है, तो मुझे लगता है कि आप वैसे ही मुझे एक्सेप्ट करो। मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर के रूप में आप स्वीकारो। मैं शायद एक अच्छी हाउसवाइफ भी बन सकती हूँ, मैं एक अच्छी माँ भी बन सकती हूँ, मैं एक अच्छी टीचर भी बन सकती हूँ, बट वो हक मुझे, वो डिसीजन मेरा रहेगा। कौन से रोल को कैसा निभाना है वो मैं खुद तय करूंगी। वो अधिकार, वो फ्रीडम भी मुझे मिलना चाहिए। मुझे किसके साथ बात करनी है, या मुझे कौन सा काम नहीं करना है, या मुझे कौन सी चीजें नहीं करनी है, उसका भी हक मुझे मिलना चाहिए। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ डिसीजन Yes. वो मिलने चाहिए। और मुझे लगता है कि समाज से, बेसिकली समाज से ही ज्यादा है कि मुझे एक सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। एज अ Yes. फीमेल, कोविड में भी ये ज्यादा मतलब एक किस्सा है कि हमारे हॉस्पिटल के काफी स्टाफ, फीमेल स्टाफ रात में लेट नाइट जाता था। तो एक डॉक्टर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मैं एक दिन जा रही थी, तो मैं 2 दिन से मतलब घर पे ही नहीं गई थी, और मैं जब घर पे जा रही थी तो एक आदमी ने मतलब पूछा कि क्या आप
कहीं ऐसे जगह काम करती हूँ जो रात में चलता है, जैसे होटल में वगैरह। और यस, जब आप ऐसे समय में भी ऐसा क्यों काम करते हो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट हर, उसने बात करना चालू कर दिया। तो उनको इतना गुस्सा आ गया कि वो बोली, आपको पता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, और मैं पूरा 2 दिन का ड्यूटी करके मैं घर पे जा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो विदाउट अंडरस्टैंडिंग उसको आप जज कर रहे हो, और मतलब शायद उनका इंटेंशन कुछ अलग हो सकता है। तो बोली थोड़ी टाइम के यस, लिए मैं डर गई कि क्या सेफ है क्या इतना रात में जाना, या फिर टैक्सी वाले के साथ में, हमारे काम के बिकॉज़ ऑफ वर्क शेड्यूल। और बहुत बार ये पॉलिटन सिटीज़ में काफ़ी लेट आवर्स तक महिलाओं को काम करना पड़ता है। तो उनका सुरक्षित होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर उनको इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा नहीं मिलेगी तो उसके कारण भी उनको जॉब छोड़ना पड़ता है, या यस, वो अगर सुरक्षा नहीं रहेगी तो बहुत बार आपको जो चाहिए वो एजुकेशन नहीं ले सकते हो, या सुरक्षा के कारण ही आप बहुत सारी चीज़ें, मतलब लड़कियों को बोला जाता है कि नहीं वो एरिया सेफ नहीं है, आप वहाँ पे मत जाओ। या जैसे कुछ महीनों पहले या 1 आध साल पहले एक डॉक्टर के साथ जो भी कुछ घटना हुई थी पश्चिम बंगाल में, तो मुझे लगता है काफ़ी निंदनीय है। यस, एक महिला डॉक्टर जो काफ़ी यस, लंबे समय तक, लंबे आवर्स के लिए काम कर रहे थे, और उसके साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो जाती है, तो नेचुरली हर एक पेरेंट्स और घर के बुजुर्ग भी आपकी सुरक्षा के लिए चिंतित हो जाएंगे, एंड देन दे विल यस, ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट यू। तो मुझे लगता है कि ये रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं होनी चाहिए, तो सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी भी समाज की होती है। एंड अगर आप यस, नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता है लंबे समय में फिर कोई भी महिला डिसाइड करेगी कि अरे मैं रात में काम करूँ, या अपना सब कुछ नहीं देगी। वो भी सोचेगी, और उस हिसाब से फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस समाज को ही भुगतने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कई केसेस आपके पास आती है जिसमें आप देख सकते हो कि सेक्सुअल अब्यूज है, या घर में ही बहुत बार महिलाएं सुरक्षित नहीं होती है। तो मेरे पास एक केस था, काफ़ी लंबे समय तक चल रहा था, एंड आई वाज नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कुछ है जो वो मुझे बता नहीं रही है। मैंने इग्निशिया भी देके देखा, काफ़ी रिजर्व्ड थी, एंड शी वाज मतलब काफ़ी प्रिटी थी, दिखने में भी काफ़ी अच्छी थी, बहुत स्ट्रांग थी, बट ये आपको समझ में आता है कि कुछ ना कुछ ये छुपा रही है। काफ़ी लंबे समय तक आप पेशेंट के साथ रहते हो, तो आपको ये ध्यान में आ जाता है कि वो कुछ आपसे शेयर नहीं कर रही है। तो फिर एक दिन मैंने उसको हाथ ऊपर कर दिया और बोल दिया, अब मेरे से नहीं होगा तुम्हारा ट्रीटमेंट, बिकॉज़ मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है, और ऐसा अगर तुझे ठीक होना है, अगर तुझे होम्योपैथी ही लेनी है, तो यू हैव टू टेल मी जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है। दैट डे वो ब्रेक डाउन हो गई, एंड काफ़ी रोई वो। और फिर उसने मुझे बोला, मैम मेरा शादी 14 साल में ही हुआ था, एंड मुझे कुछ भी समझना नहीं था तब। और मेरे ससुर जी, जिनको मैं अपना पिताजी समझती, पिताजी के समान समझती थी, और उसके शादी के कुछ महीनों पहले ही उसके पिताजी का भी देहांत हो गया था, तो वो काफ़ी सेंसिटिव हो गई थी वो चीज़ को लेके। तो मैं अपने पिता को उनमें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, बट उन्होंने मुझे इनएप्रोप्रिएटली टच किया, और मुझे डे बाय डे उनका बिहेवियर खराब होने लगा, और मुझे मतलब बोलते थे कि मेरा बेटे को छोड़ दे और मेरे साथ ही आ जा। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि कोई ससुर जी, कोई पिता समान व्यक्ति ऐसे बात कर सकते हैं। और मैं वो पूरा फैमिली को भी जानती थी, तो मैं खुद शॉक हो गई, बिकॉज़ उनके जो ससुर जी थे, उनका इमेज सोसाइटी में काफ़ी अच्छा था, काफ़ी धार्मिक किस्म के आदमी थे। एंड मैं बोली, आर यू श्योर तू क्या बात कर रही है, सच में ऐसा ही हुआ है? बोली, मैडम यही रिएक्शन मुझे सबसे आते थे, और इसके लिए मैंने फिर बोलना ही बंद कर दिया। बहुत साल के बाद फिर वो बोलती थी कि जब मैं घर में अकेली रहती थी, तो मैं अपने आप को एक रूम में बंद कर देती थी, और मैं कभी बाहर ही नहीं जाती थी।
बट हस्बैंड का जॉब अच्छा नहीं था और ये नहीं था, तो उसने फिर जॉब ज्वाइन कर लिया। फिर भी वो वहाँ पे भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती थी। जॉब में भी उसको काफ़ी डर लगता था कि उसके साथ ऐसा ही कुछ ना हो जाए। तो फिर वो ऑलवेज़ ग्रुप ऑफ वुमेन में ही रहती थी। तो मैंने बोला फिर हस्बैंड से कभी बात नहीं की? तो बोली रिसेंटली मैंने हस्बैंड से बात किया एंड हस्बैंड को तो काफ़ी मतलब धक्का पहुँचा और उसको एडमिट ही करना पड़ा। तो मुझे नहीं लगता है मेरा हस्बैंड कुछ कर पाएगा एंड उसको काफ़ी उससे नफ़रत सी हो गई थी। तो ज़ाहिर-सी बात है जो जिसने मतलब समाज के हिसाब से और हमारी संस्कृति के हिसाब से हस्बैंड को ऐसा रोल प्ले करना होता है कि आपकी रक्षा और आपका यस, आत्मसम्मान की रक्षा करने का दायित्व उसके ऊपर होता है। तो फिर वो बोली कि वो तो काफ़ी कमज़ोर इंसान निकला और मैं फिर उसके साथ भी कुछ नहीं बोल सकती थी। मैंने जब मेरी मदर इन लॉ से ये बात की, काफ़ी साल तक उसने ये सब टॉर्चर सहन किया एंड फिर मदर इन लॉ के साथ बात की, तो वो भी उसने भी कुछ नहीं कहा। शी वाज़ ऑल्सो हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन और ये घर की बात है, बाहर मैं नहीं जाने दे सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे! मैं इसको क्या दे रही थी? मुझे ये तो समझ में आ गया था। मैंने फिर उसको बोला, "तुझे समझता है कि तूने क्या अपने आप में ये करके रखा है एंड नाउ यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग और यू हैव टू बी फाइट फॉर योरसेल्फ।" तो बोली, "वही तो कर रही हूँ, यस, जिसके ऊपर मैं जिसके सहारे मैं ससुराल में आई वो तो कुछ नहीं कर रहा है, तो अभी फाइट तो मेरा है, अभी काफ़ी मैं भी काफ़ी बड़ी हो गई हूँ, मैं भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ एंड बट वो अपने आँसू नहीं रोक पाई और काफ़ी उसने रोया। मैंने उसको सेपिया दिया था और फिर वो सेक्स के लिए भी काफ़ी डिस्गस्टिंग फ़ील उसको हो रहा था। तो वो सब समझकर मैंने सेपिया उसको दिया एंड वो फ़ेज़ से, वो ट्रॉमा से वो काफ़ी फिर उसने ये सब चीज़ें पूरा फ़ैमिली के सामने लाई और काफ़ी उसके ऊपर आवाज़ उठाई एंड देन फाइनली वो सब स्टॉप हो गया। मतलब शी टूक क्वाइट अ बिग स्टैंड कि फैमिली से सेपरेट हो गई, अपना यस, सेपरेट घर ले लिया एंड शी एक्सपोज़ दैट पर्सन आफ्टर सेपिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपका दृष्टिकोण और आपका एडाप्टेशन और आपका डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी अच्छे से शेप कर सकता है। वैसे ही वर्क एरिया में या आपके घर में आजकल बहुत ऐसे केसेस आपको मिलेंगे कि जहाँ पे काफ़ी शक किया जाता है यस, महिला के ऊपर। अगर वो जॉब कर रही है या तो उसका जॉब के वहाँ पे कुछ अफेयर चल रहा है या तो फिर घर में ही उसका कुछ है। वो अब अगर मोबाइल पे अवेलेबल नहीं है तो ज़रूर किसी और से बात कर रही होगी। तो ऐसा ही एक केस वर्क प्लेस में मैं एक महिला को जानती थी और वो काफ़ी समय तक मेरे से उसने मेरे से पहले अच्छे से रिलेशन मेंटेन किया एंड शी ट्राइड कि सच में ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो उसको समझा कि उसके हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम है। ये अपोज़िट भी देखा जाता है कि बहुत बार महिलाएँ पुरुषों के लिए मतलब उनके मन में या, संशय होता है कि उनका कुछ अफ़ेयर है या ऐसा है। बट कॉमनली फिर से उसमें भी कॉमनली ये महिलाओं के ये, साथ ही ज़्यादा यस, होता है बिकॉज़ सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो यस, ऐसा ही वो उसका ट्रीटमेंट ले रही थी एंड फिर एक दिन उसने बोला कि मैम मुझे आपसे कुछ बात करना है। उसको समझा कि मैं थोड़ा साइकियाट्रिक केसेस भी देखती हूँ और डायरेक्टली साइकियाट्रिस्ट का उसको समझाने की उसको मतलब हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम है, वो उसको समझ में आ रहा था बट वो कहा जाए उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने मुझे शेयर किया कि मैम मेरा शादी रिश्ते में ही हुआ है, मेरी बुआ के लड़के के साथ ही मेरा शादी हुआ है एंड मैं उसको बचपन से जानती थी बट शादी के बाद उसका था कि जॉब मत कर और मुझे ऐसा नहीं था, मुझे तो जॉब करना है, मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। तो मैंने उसको स्ट्रांगली बोला कि मैं जॉब नहीं छोड़ूँगी। फिर मैं जब जॉब पे आती थी तो मुझे फ़ोन करता था और कभी ऐसा हुआ मैं वॉशरूम में गई या कोई मीटिंग में रहूँगी जहाँ पे मैं फ़ोन नहीं उठा सकती, तो उसका कंटिन्यूअसली फ़ोन आते रहते थे। जब तक मैं ना उठाऊँ फिर वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो या 2 घंटा हो, वो कंटिन्यूअसली फ़ोन और फिर उसका फ़ोन उठाने के बाद उसका चालू हो जाता था कि किसके साथ बात कर रही है या किसके साथ है और बहुत अब्यूज़िव लैंग्वेज में वो बात करता था मतलब
मैं बोल भी नहीं सकती हूँ आपको ऐसा। तो मुझे समझा कि तो मैंने फिर पूछा और क्या ये होता है? फिर बोलता है कि घर में भी जाऊँ तो यही चालू हो जाता है। फिर वो वो जॉब भी नहीं करता है, स्टेट एजेंट का कुछ थोड़ा बहुत काम करेगा, उसमें से कुछ आया तो आया, नहीं तो कुछ नहीं, दिन भर अपने मोबाइल पे Yes. और कुछ ना कुछ देखता रहता है, क्राइम सीरीज वगैरह देखता है। एंड फिर उसका वो जो शक है वो और उसको वो कंफर्म कर लेता है कि ऐसा ही है। फैमिली ने भी बोला कि ऐसा उसको लगता है तो छोड़ दे जॉब, पर वो बोली कि फिर से मैं 24 घंटा इसके साथ तो नहीं रह सकती हूँ। इस दौरान उसको बेटा हो गया, तो फिर बेटे का भी ट्रीटमेंट के लिए वो मेरे पास आने लगी, और उसने बोला कि बेटा हमारा झगड़ा देख के तो वो बोल ही नहीं पाता है, तो उसको स्पीच में काफ़ी डिफ़िकल्टी थी और बार-बार सर्दी खाँसी हो रही थी, तो वो भी अफ़ेक्ट हो रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे बोलो कि उसको कैसा हम लोग ठीक कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं इसमें। तो फिर मैंने उसको समझाया कि ये एक बीमारी है, आप बार-बार शक लेते हो दूसरों पे या दूसरों के कैरेक्टर पे, या हर एक चीज़ में आपको शक, ये तो पैरानॉइड चीज़ है, तो आप इसको मेडिसिन देना पड़ेगा एंड साइकियाट्रिस्ट के पास शायद आपको लेके जाना पड़ेगा। तो बोलती है कि अ, वो बोलता है कि मैं क्या पागल हूँ साइकियाट्रिस्ट के पास, तो वो जाएगा ही नहीं, और फैमिली भी अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि आज भी वो स्टिग्मा है कि Yes. साइकियाट्रिस्ट के पास जाना यानी आप पागल हो, पागल हो। जाते हो। बट मैं ये चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि सिर्फ साइकियाट्रिस्ट उतना ही नहीं, आपको छोटी-मोटी आपकी समस्या है, जैसा आपका मूड में भी छोटी-मोटी समस्याएँ होंगी, या कुछ आप थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी महसूस करते होंगे, तो या आपको कॉन्फिडेंस का इश्यू है, या छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी आप उनके पास जा सकते हैं, उनका मशवरा ले सकते हैं, और वो काउंसलर के पास, या ज़रूरत पड़ने पे अगर उनको लगता है कि बहुत सीवियर है, तो आपको उस हिसाब, आपके डायग्नोसिस के हिसाब से ही ट्रीटमेंट और काउंसलिंग का रिकमेंडेशन कर सकते हैं। बट इवन डॉक्टर्स में भी ये है कि नहीं, मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना है। तो मैंने बोला तो कुछ उसको फिजिकल कंप्लेंट होगी तो उसको लेके आ, और उसके फॉर्चुनेटली उसके पैर में कुछ स्किन का इश्यू हो गया, और वो फिर मेरे पास लेके आई। तो उसका बैकग्राउंड तो मुझे पता था, फिर मैंने उसके साथ ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, और उसके बेटे का केस उसके सामने ही लिया कि कैसा है, फिर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग तुम्हारा स्टेट कैसा है, फिर झगड़ा होता है तो बच्चा कैसा रिएक्ट करता है, तो वो मतलब उसके हस्बैंड को लगा कि नहीं। फिर मैंने उसको समझा कि ये मैं सब केसेस में करती हूँ, मैं सब केसेस में इतना ही डिटेल पूछती हूँ, इतना ही आपका स्वभाव पूछती हूँ, तो आपका स्वभाव कैसा है। फिर उसने खुद ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत चिढ़ जाता हूँ, और मैं थोड़ा चिल्ला देता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा ही बोला। हालांकि थोड़ा नहीं था वो, मतलब एक बार चालू हो जाता था तो वो बोलती थी मुझे तो ऐसा लगता है ये नींद में भी वही बड़बड़ करता रहता है, मतलब वो इंटेंसिटी इतना Yes. है। और वो बोली मैंने अगर उसको समझाने की कोशिश की तो कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, तो वो काफी एग्रेवेट हो जाता है एंड फिर अब्यूजिव वैसे बात करता है। बट उसका अगर मूड अच्छा है ना, तो वो मुझे काफी हेल्प करता है, काफी प्यार से बात करता है, और वो आदमी ही नहीं है ऐसा मुझे लगने लगता है। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है ऐसा उसका स्टेट था। तो फिर मैंने उसका पूरा केस लिया और ये समझा कि ये केरेसिंग है एंड पुशेस हस्बैंड अवे, चिल्ड्रन अवे, एंड कंप्लेनिंग। इवन एनाकार्डियम मैंने उसको दिया, तो एनाकार्डियम इतना कंप्लेनिंग नेचर वाला है कि सिर्फ नींद में ही वो बोलता नहीं या कंप्लेंट नहीं करता है, एंड सीवियर कॉन्ट्राडिक्शन एग्रेवेशन है। तो सब चीज को समझ के मैंने उसको एनाकार्डियम दिया, ये लेडी को मैंने जेल्सिमियम दिया, और बच्चा पल्सेटिला दिया। तो आज ऐसा है मेरे ख्याल से 2 से 3 साल होने को आए हैं। इनफ्रीक्वेंटली एनाकार्डियम 10 ml ही देना पड़ता है, वेरी रेयरली। बट आज उसको गुस्सा आता है, बट विद इन 5 to 10 मिनट्स वो नॉर्मल हो जाता है, एंड ही हैज स्टार्टेड डूइंग हिज बिजनेस, मतलब वो काफी उसमें इन्वॉल्व हो गया है, उससे पैसा भी आ रहा है, एंड ही इज गुड। मतलब वो ऐसा ही नहीं था कि इसके साथ, वो पेरेंट्स के साथ भी काफी झगड़ा करता था, एंड उसका बचपन का हिस्ट्री अगर आप लोग देखोगे तो फादर उसका काफी अब्यूजिव था, फादर भी मदर के साथ ऐसा ही करता था। तो वो सेम ट्रेट्स इसमें भी। तो एनाकार्डियम एक ऐसा डिप्राइविटी में है ये दवाई, मतलब विकसित लोग होते हैं ये, आप उसको डिप्राइविटी को ऐसा ही समझोगे, और काफी खराब इनका चाइल्डहुड होता है, और काफी लंबे समय तक डोमिनेशन से जाने के बाद
ये एनाकार्डियम फेज में काफी उनका कंसर्न्स काफी अच्छा होता है, उनको काफी अच्छी चीजें करने की होती है, बट वो पहले ट्राई करते हैं कि मैं प्यार से ही सब करूं, बट जब उसको लगता है कि उसका सुना नहीं जाता है, तो दिस इज द वे कि लोग मेरे सुनते हैं, और उनका वो बिलीफ इसमें मतलब स्ट्रांग बन जाता है कि नहीं, मैं जब गुस्से में बात करूंगा या मैं जब गाली दूंगा तभी सामने वाले को समझने वाला है, तो समझ में आएगा। ऐसी ट्रीटमेंट समझती है तो मैं ऐसा ही बर्ताव करूंगा, ऐसा उनका फिर वो फिक्स हो जाता है, एंड दैट इज हाउ यस एनाकार्डियम अब्यूजिव में है। एंड काफी जो पहले भी केस मैंने कटकटी बाई का बोला था वो भी केस, और इसमें तुमको वही सिमिलैरिटी दिखेगी, सिर्फ ये मैंने मेल में दिया है, तो यस इज हाउ हम होम्योपैथी को भी रिलेट कर सकते हैं। यस फैमिली का रिस्पेक्ट से और एक केस है जहाँ पे एक ऑटिस्टिक बच्ची मेरे पास आई थी, जिसका सिर्फ एक था कि इसको गुस्सा काफी आता है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था बाकी उसका मतलब वो जब मेरे पास आई थी 3-3.5 साल की थी, स्पीच बिल्कुल नहीं था, आई टू आई कॉन्टेक्ट Yes. था, तो और मतलब कोई भी चीज को सिर्फ उसका रिएक्शन ही था कि वो उसको गुस्सा आता है, एंड शी विल थ्रो लॉट ऑफ टैंट्रम्स। तो मुझे ऐसा लगा कि माँ के साथ बात करनी चाहिए, तो मैंने उसके माँ के साथ में बात की, और जनरली चाइल्ड केयर केसेस में प्रेगनेंसी ड्यूरिंग हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने माँ से बात की, और मुझे समझा कि वो काफी स्ट्रेस से गुजर रही थी वो दौरान। उसका ये लव मैरिज था, एंड उसके फादर का डेथ हो गया था, उसको एक भाई था, एंड भाई वॉजंट टेकन केयर प्रॉपरली, तो भाई बड़ा होने के बावजूद भी घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहा था, तो ये बोली कि मैंने 10वीं के बाद से ही जॉब करना स्टार्ट कर दिया, और उसका ये से था कि मैं घर का बेटा बन गई, मुझे ही बेटा बन के सब करना पड़ा, क्योंकि माँ की बीमारी, उसका दवाई, घर का मेंटेनेंस, ये सब कुछ उसको परवाह ही नहीं थी, तो मुझे ही सब देखना पड़ा। एंड देन ये हस्बैंड जो उसका था, उसके साथ उसकी मुलाकात हो गई, शादी का वगैरह थॉट ही नहीं था, Yes. पर उसको लगा कि शायद ये मुझे समझ रहा है और मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मेरी केयर करेगा, एंड सो उसके साथ उसने शादी कर ली, बट उसके फैमिली की तरफ से भी इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसको अपना मैके का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ रहा था, तो उसका सब गुस्सा, और फिर मैके और ससुराल दोनों से भी प्रेशराइज होने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं अपने हस्बैंड को ही उसका दोषी मान लेती है, और फिर उसको ही बहुत भला बुरा बोल देंगी, और सेपिया ऐसी एक लेडी है कि जो बहुत चुभने वाली बात है। तो बोली कि मैंने उस दौरान मेरे हस्बैंड को काफी कोसा, मुझे उसका तो मुंह भी देखना पसंद नहीं आ रहा था, और मुझे लगता था कि मैं किसी के साथ बात नहीं करूं, मैं किसी का कुछ नहीं करूं, और मैं घर से निकल जाऊं। तो ये लड़की भी, जब ये जो जेस्चर है इसके बच्ची में भी मैंने यही जेस्चर देखा, और बात नहीं कर रही थी ना, ऑटिज्म में वही होता है, तो वो बोलती थी कि एक बहुत स्ट्रांग था कि मुझे इन सब से दूर निकल जाना है, मुझे दूर जाना है, दूर जाना है, छोड़ के जाना है, तो एस्ट्रेंज फैमिली फ्रॉम में सेपिया आता है, तो मुझे लगा कि ये काफी सिमिलर है सेपिया से, और आई एम नॉट गेटिंग एनी कैरेक्टरिस्टिक इन चाइल्ड, सो मैं बहुत बार ऐसा करती हूँ कि इफ आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द मदर्स मेडिसिन, या ऐसा होता है कि फादर का भी मेडिसिन के बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे बच्चे में नहीं मिलता है, तो मैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों में देती हूँ, एंड टू माई सरप्राइज मेनी केसेस में काफी हेल्प होता है इसका। सो वो भी एक अप्रोच प्रैक्टिस के दौरान मुझे समझा, एंड सेपिया से काफी उसको अच्छा 15 दिन का ही मैं जनरली फॉलो लेती हूँ फर्स्ट इसमें, तो 15 दिन में ही उसका काफी अच्छे से आई टू आई कॉन्टेक्ट एंड बैबलिंग स्टार्ट हो गया था, मम्मी या बाबा ऐसा बोलना वो स्टार्ट किया, एंड नाउ शी इज 6.5 years। अभी ऐसा होता है कि वो खुद से रेसिप्रोकेट भी करती है, अभी भी थोड़ा ऑटिस्टिक फीचर्स उसमें है, रिपीटेशन है सिर्फ वर्ड्स का, बट वो काफी अच्छे से पोएम्स बनाती है, खुद बनाती है, खुद गाती भी है, मतलब डिफरेंट ट्यून्स में वो गाती है, तो दैट इज हाउ कि उसका, बट ऐसा है कि ये केस में समाज और फैमिली का काफी योगदान है। जनरली प्रेगनेंसी दौरान महिलाएं वल्नरेबल हो जाती है, या पीरियड्स के दौरान उसके आने के पहले भी काफी सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, तो वो अपने पीक पे होती है इमोशंस के, और उस दौरान बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपना इमोशंस मैनेज नहीं कर पाती है, एंड देन फैमिली पे निकलता है। पर अगर अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, या आप वो दौरान उसको सपोर्ट करते हो, तो शायद बच्चे सफर नहीं होंगे, और उसका वो स्टेट भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा।
तो मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी दौरान या ऐसे समय में वो यही चाहती है कि मुझे समझ के लिए मुझे इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कैसा रहना चाहिए। मुझे भी समझता है कि मैंने रूडली बात नहीं करनी चाहिए, या मुझे भी समझता है कि मैंने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बट Yes. बहुत बार ऐसा होता है कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है, एंड मेरे अंदरूनी चेंजेस की वजह से ही मेरे रिएक्शंस आ जाते हैं। तो बहुत बार मैं फैमिली को एजुकेट करती हूँ कि ये स्टेट से वो जा रही है, और आपका पीरियड्स आने के पहले हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफी सारा चेंजेस फेस करना पड़ता है, एंड मेनोपॉज एक ऐसा एज है जहाँ पे महिलाओं को काफी वल्नरेबल पाया जाता है। Vulnerable. Yes. उनका स्टेट वो मैनेज नहीं कर पाते, तभी आपकी सपोर्ट की, आपके केयर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यस यस, जैसे अभी मैम आपने बताया ना, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट, अभी जितने भी केसेस आपने शेयर किए, आई थिंक ये सब जो है बहुत कॉमन है, मतलब हमारे सराउंडिंग्स में, और कहना चाहिए मेजर लेवल पर जो वुमेन्स है वो इन्हीं चीजों के कारण सफर कर रही है। और इस पूरे मतलब डिस्कशन से एक चीज समझ में आई ना कि सबसे पहले क्या चाहिए, एक लेडी को, एक वुमेन को जो है रिस्पेक्ट चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए, और अगर फ्रीडम है तो वो सेफ्टी चाहिए है, ताकि वो कॉन्फिडेंटली जो है आगे बढ़ सके, ग्रो कर सके। और इन सबसे भी इम्पोर्टेंट क्या है कि अपनी फैमिली का जो सपोर्ट है, क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि अगर सपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा तो जो है एक जो ग्रोथ होगी, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो एक हाउसवाइफ के लेवल पर हो, चाहे वो एक सोशल वर्कर के लेवल पर हो, या फिर जो है अगर उसको कुछ ग्रो करना है, अपने एम्बिशन को अचीव करना है एज अ मदर हो, तो वो काफी अच्छे मतलब जो है अपने फैमिली को जो है दे सकती है जो वो देना चाहती है। लेकिन वहीं पर कमी रह जाती है कि वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता है। ज्यादातर केसेस में सपोर्ट जो है लैकिंग होता है, खासकर जो है हस्बैंड का सपोर्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, कभी जो है फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि सोसाइटी को और फैमिली को समझनी चाहिए। राइट, कंप्लीटली एग्री विद यू। मैम और एक और चीज, जैसे अभी हमने इतना डिस्कशन किया ना, तो आपको भी लगता है कि काफी सारे अनसीन बैरियर और कहीं ना कहीं कहना चाहिए जो पैट्रियार्की सिस्टम है वो आज भी जो है और इसलिए वुमेन उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सप्रेशन है अभी भी? बिल्कुल है, बिकॉज आज भी समाज ने औरतों को कैटेगराइज किया है कि खाना बनाना है, बच्चे संभालना है। नेचर ने तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ही दी है कि हमें बच्चे पैदा करने हैं, बट संभालना भी सिर्फ मदर का ही काम है। उनको अच्छे संस्कार देना भी मदर का ही काम है, और वो उसमें एफिशिएंटली करना चाहिए। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यू टू माय जॉब या ड्यू टू माय प्रायोरिटीज, मेरा प्रोफेशनल प्रायोरिटीज के कारण कभी ऐसा हो जाता है कि मैं समय पे खाना नहीं बना सकती हूँ, या समय पे बच्चों का पढ़ाई नहीं ले सकती हूँ, या बच्चों के किसी चीज में मैं शामिल नहीं हो सकती हूँ, जैसे उसका नहीं हो पा रही। फंक्शन है या ऐसा है। तो ना जैसे मैंने बोला है कि अपना ब्रॉटअप भी वैसे ही किया जाता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, और मैं भी वही मान के चलती हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये बहुत ज्यादा गिल्ट आता है, ये बहुत होता है कि मैंने कुछ तो गलत किया है, एंड अनपार्डनेबल सिन है ये। और फिर जनरली यही ब्रॉटअप से पुरुष भी गुजरते हैं, तो उनको भी लगता है कि नहीं, खाना बनाना मेरा काम नहीं है, घर की साफ सफाई करना मेरा काम नहीं है, बच्चों का मतलब जो भी कुछ पालन पोषण है, सिर्फ पैसा कमाना मेरा काम है, एंड बाकी का चीज में मेरा रोल ही नहीं है। बट एक अच्छी चीज ये है कि फॉरेन में जब जाते हैं तो उनकी ये सोच पे काफी सारा बदलाव आ जाता है, एंड आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी ये सोच में काफी बदलाव आ रहा है। अब ऐसा समझते हैं कि खाना बनाना या बर्तन साफ करना या झाड़ू लगाना या खुद के जो डेली रूटीन में ये हेल्प करना है, वो लाइफ स्किल्स है जो सबको आनी चाहिए। काफी सारे वीडियोस उस पे आ रहे हैं, या मूवीज पे उसके ऊपर थोड़ा हिंट दी जाती है, फोकस किया जा रहा है, या कोई सीरियल्स ही ले लो आप, उसमें भी उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हैं, ताकि ये बदलाव धीरे से हो, लेकिन हो जाए। तो मुझे
अगर यही थॉट प्रोसेस से अगर हम अपने बेटों को सिखाएंगे तो ये नहीं होगा, और उनकी भी गलती नहीं है बिकॉज वो वैसे थॉट से आगे आते हैं, तो बहुत बार वो हेल्प नहीं करते हैं। बहुत बार हस्बैंड को लगता है कि नहीं नहीं, मेरी माँ जो बोल रही है कि हाँ मेरी बीवी ने घर पे ध्यान देना चाहिए, मेरे बहन या मेरे रिश्तेदारों का सब करना चाहिए, या बीमारी में उसने ही केयर लेनी चाहिए, मैं तो काम करके आके थक जाता हूँ और मुझे वो प्रिविलेज मिलना चाहिए। लेकिन उसको ये समझता नहीं कि 8 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा आप बाहर रहते हो, बट विमेन का काम तो 24 घंटा भी 24 घंटे किचन का है और घर का है। तो दिन मतलब उठने के बाद शायद नींद से ही उसका प्लानिंग चालू होता है कि कल ये करना है, कल बच्चों का टिफिन बनाना है, कल ऐसा करना है, वैसा करना है, और ये रूटीन के साथ में ही वो सोती है एंड फिर उठ के ही वो काम पे तुरंत लग जाती है, फिर फैमिली का केयर है, सबका है, और ये बीच में वो अपने आप को बहुत बार टाइम ही नहीं दे पाती है, नहीं दे पाती है क्योंकि उनको वो ट्यून किया जाता है कि आपको ऐसा ही करना है, आप ही सब करने वाले हो, और एक बड़ा नाम दिया गया है कि आप मल्टीटास्किंग हो। महिलाओं के 10 हाथ होते हैं और वो देवी समान होते हैं, और उनका उन्होंने ये सब करना चाहिए, तो कहीं ना Yes. कहीं हम उनके ऊपर वो प्रेशर डाल देते हैं कि इनको ये सब चीजें करना है, और अगर आप वो नहीं कर पाते हो, आप वो वर्क और लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते हो, यानी आप कुछ गलत कर रहे हो, आपको वो आना ही चाहिए। यस ऑफिस में भी या वर्क प्लेस पे भी उसको यही समझाया जाता है कि, या उसके दिमाग पे ये हैमर किया जाता है कि आप काफी स्ट्रांग हो, आप सब मल्टीटास्किंग हो, आप बहुत सारे काम कर सकते हो, और आपको रोना नहीं है, आप इमोशनली भी काफी स्ट्रांग हो, और आपकी वीकनेसेस एज अ वुमन दिखाना नहीं है। तो मेरे पास ऐसा ही एक केस था, यस काफी सारे आते हैं बट एक इंटरेस्टिंग ऐसा था कि ये लेडी ऑफिस में काफी अच्छे पोजीशन पे थी, एंड पीरियड्स के पहले ना ये काफी सेंसिटिव हो जाती थी, और उसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता था, छोटी छोटी बात पे रोना आता था, एंड यही उसके दिमाग में फिक्स किया गया था कि अगर मैं रो दूंगी तो आई एम अ वीक पर्सन। और फिर घर पे भी मतलब वो फिर अकेले में रोती थी, एंड जैसे ही उसका शी इज अराउंड 46-47, तो उसका मेनोपॉज भी उसको सिम्टम्स दिख रहे थे, एंड शी केम टू मी कि अरे पहला मेरे अंदर क्या चल रहा है या मेरे क्या इमोशंस है वो किसी को भी समझ में नहीं आते थे, बट नाउ डेज ऐसा हो रहा है ना कि मैं मेरे इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे तुरंत रोना आ रहा है, मुझे तुरंत गुस्सा आ रहा है, एंड आई डोंट नो हाउ टू मैनेज इट। क्योंकि एक बार ऐसा ही हुआ और ऑफिस में मुझे रोना आ गया, तो मेरे बॉस ने इमीडिएटली मुझे उस दिन रात में मतलब कॉल करके बोला कि देख आज तक तो हमने कभी तुझे देखा नहीं है, तू काफी स्ट्रांग है, लेकिन सबके सामने रोना नहीं, बिकॉज फिर वो उसको कमजोरी माना जाएगा। एंड आई वाज लाइक क्या बात कर रही है, मैं बोलती हाँ, और मुझे वो काफी फील हुआ कि मैं कैसे कमजोर हो गई हूँ, मैं मेरे इमोशंस पे कैसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो उसको तभी मुझे समझाना पड़ा, मैंने उसको नाट्रम्यूर दिया था, एंड काफी सेंसिटिव लेडी थी, काफी ऑर्गेनाइज्ड, काफी मतलब एक्सक्लूसिव आप रूब्रिक से उसको ये करोगे, एंड शी वाज नॉट लाइकिंग कि उसका ये वीकनेस पता चले किसी को। में आ रहा है। तो उसने एक बैरियर बना लिया था अपने अराउंड की आई एम ये, और कोई कभी उसको छेड़ता भी नहीं था, सबका मतलब गॉसिप को सुनती थी, बट किसी को तो उसका काफी अच्छा इमेज था। तो मैंने बोला देख नाउ एज यू आर एक्सपीरियंसिंग कि तुम्हारे पीरियड्स भी थोड़े इरेगुलर हो रहे हैं और ये कंट्रोल नहीं हो रहा, दिस इज नॉर्मल, फर्स्ट एक्सेप्ट कि ये नॉर्मल है, रोना नॉर्मल है, ये कोई वीकनेस नहीं है, ये उल्टा स्ट्रेंथ है, ये तू जिंदा है इसका सबूत है, और क्या चाहिए। इमोशनली यू आर वल्नरेबल, सेंसिटिव, तुम लोगों के इमोशंस समझ सकती हो, अपने इमोशंस को भी समझ सकती हो, और रोना आ रहा है, दिस इज समथिंग नेचुरल, तो डोंट ट्राई टू सप्रेस इट, बिकॉज वो फिर और ज्यादा, और उसके ऊपर फिर वो सोच रही थी, उसका दिमाग में चालू हो गया तो कि व्हाट वेंट रॉन्ग और ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं बोली ये मेनोपॉज के अराउंड ये काफी कॉमन होता है, एंड देखते हैं अगर दवाई से ये कम नहीं हुआ तो हम लोग काउंसलिंग का भी सहारा ले सकते हैं कि क्या चीजें तुझे बॉदर कर रही है, या कहाँ पे इतना तू वल्नरेबल हो गई है, या क्या चीज है ऐसा जो एक्सेस हो रही है या तुझे परेशान कर रही है, तो वी कैन टॉक अबाउट इट। बट फर्स्ट स्टेप तो यही आएगा टू एक्सेप्ट दिस एज अ नॉर्मल फिनोमेना, और ये होगा। और जो बॉस है उसको भी समझा कि ये नॉर्मल है, ये मेरा वीकनेस नहीं है, मुझे रोना आ रहा है इसका मतलब मैं वीक हो गई हूँ और मुझे ये नहीं है,
दिस इज समथिंग नॉन एक्सेप्टेबल। तो ऐसा तू एक्सेप्ट करेगी तो ही वो एक्सेप्ट करेगा। सो फर्स्ट एक्सेप्ट दिस, ऐसा करके और नाइट्राम्यूर देके वो काफी उसको उसमें रिलीफ आ गया था। मतलब शी कुड अगेन होल्ड बैक, और काफी सारे उसके डिस्टर्बिंग फैक्टर्स पे हमने बात की, और उसको काउंसलिंग के कुछ टिप्स बोले, उसको सेल्फ केयर सेल्फ लव समझाया, और उसके बाद में फिर उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आ गई। वैसे ही और एक केस था, काफी सेंसिटिव लेडी थी, उसके ऑफिस में उसको लगता था कि मेरे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे निग्लेक्ट किया जा रहा है, मुझे कोई बड़े रोल्स नहीं दिए जाते हैं, एंड सब बोलते हैं। मुझे उसको कॉन्फिडेंस भी नहीं था, कि उसको लगता था कि मैं अपने आप को अच्छे से इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। मेरा बैकग्राउंड, मतलब मैं महाराष्ट्र की हूँ, महाराष्ट्रियन, मतलब घर पे भी मराठी बोली जाती है, तो मुझे एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, तो मुझे बड़े रोल्स दिए नहीं जाते हैं, एंड मुझे कुछ बोल दिया ना तो मुझे तुरंत रोना आ जाता है, एंड फिर मुझे सब बोलते हैं कि हाँ तू तो बहुत सेंसिटिव है, रोते नहीं। तो ऐसा कई उसको टैग्स दिए जाते थे। फिर जब उसका लाइफ स्पेस में गई तो शी वाज द ओनली चाइल्ड। उसका भाई था एक, एट द एज ऑफ 13 ही डाइड इन एक्सीडेंट, एंड भाई काफी अच्छा कर रहा था लाइफ में, मतलब एजुकेशनल फ्रंट पे काफी सक्सेसफुल था, और इसको तभी भी लगता था कि भाई में सब अच्छा है, मेरे में कुछ नहीं है। एंड उसके जाने के बाद, और वो काफी आर्ग्यूमेंट्स करती थी, बट जब फादर चिल्लाते थे या मदर ये करते थे, वो मतलब शांत हो जाती थी। वो उसका आर्ग्यूमेंट्स मतलब इल्डिंग डिस्पोजिशन में थी कि वो मान भी जाती थी। तो भाई जाने के बाद वो ग्रीफ काफी रहा उसको, मतलब आज ऑलमोस्ट वो 46-47 ईयर्स की, बट वो ग्रीफ से वो आज तक बाहर नहीं आई। और उसको ऐसा लगता था कि आई शुड टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। फादर का भी डेथ हो गया था रिसेंटली, मतलब 2-3 साल पहले, एंड मदर अकेली थी, तो उसको लगता था कि उसकी जिम्मेदारी मेरे पे है, तो मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, और मुझे जॉब नहीं छोड़ना है। बट जॉब में तो उसके मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा था, उसको निग्लेक्टेड का फील आ रहा था, और मुझे वैल्यू नहीं दे रहे, मतलब मुझे जो चाहिए वो करने को नहीं मिल रहा है। Yes. एट द सेम टाइम उसको जॉब छोड़ना भी नहीं था। शी वॉजंट हैप्पी विद द सिचुएशन। तो फिर मैंने बोला जॉब क्यों नहीं छोड़ रही है फिर इतना सब? तो बोली नहीं, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड मुझे नहीं लगता है कि मैंने हस्बैंड के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ डालना चाहिए मेरी माँ का। और एक बेटा है, तो उसको लगता था कि मैं बेटे को भी अच्छा टाइम नहीं दे सकती हूँ, और मुझे कुछ बोलेंगे, मुझे कुछ ताने मारेंगे, या मैं रो दूंगी, इस कारण वो घर पे भी आके काम करती थी। तो उधर भी उसको ऐसा ही बोलता था कि अरे तू, सब उसको समझाते कि तेरा रोना सबके सामने ये मत करो। फिर उसको ऐसा लगता था कि मेरे में काफी कमियां हैं, मैं काफी वीक हूँ, और फिर उसको वीकनेस, डिबिलिटी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे और कंटिन्यूअस बोर होती थी काफी, उसका ये था। तो उसको भी साइकेट्रिस्ट सजेस्ट किया था उसके फिजिशियन ने, बट वो बोली नहीं मैं पागल नहीं हूँ, या मुझे लंबे समय तक डिप्रेशन की गोलियां नहीं। उस साइकेट्रिस्ट ने जो भी कुछ उसको रेफर प्रिस्क्राइब किया था, उसने गूगल पे वो सर्च कर लिया, एंड उसको लगा कि नहीं ये दवाई मेरे लिए ठीक नहीं है, एंड शी केम टू मी। तो पूरा केस समझने के बाद मैंने नाइट्राम्यूर दिया था, नाइट्राम्यूर डिडंट हेल्प। तो फिर से मैंने रिव्यू किया एंड ट्रिटिकम दिया। अगर आप ट्रिटिकम देखोगे तो काफी सारे ऐसे रूब्रिक्स है, निग्लेक्टेड शीज, अलोन शीज, और एंगर के भी काफी, मतलब काफी कॉमन फैसेट्स आपको ट्रिटिकम में मिल जाएंगे। तो ट्रिटिकम देने के बाद इसका पहला तो रोना बंद हो गया, मतलब घंटों वो होती थी और मुझे समझ में नहीं आता था कुछ। मैं ट्राई करती थी बीच में उसको काउंसिल करने की, कंसोल करने की, एंड यूज्ड टू मोटिवेट हर कि ये करो वो करो, ये सब चीजों पे। बट जब तक करेक्ट मेडिसिन नहीं गया तब तक वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। और मुझे मतलब एक दिन तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसका कितना मतलब एक घंटा वो केबिन में आके रोती है और मैं कितना इसका ये, तो आई नीड टू डू समथिंग। तो मैंने रिव्यू करने के बाद ट्रिटिकम दिया। तो ट्रिटिकम देने के बाद उसका रोना काफी कम हुआ, उसका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा, एंड फिर उसने फाइनेंशियल अच्छे से प्लानिंग की। फिर उसने पहला चीज तो ऑफिस में ये करना चालू किया कि बिना बोले लीव लेना या मेडिकल डाल के स्टार्टेड अपने ऊपर फोकस करना या अपने चीजों पे ध्यान रखना। वो श्री श्री रविशंकर जी की काफी वो मानती है, तो उनके काफी सारे कोर्सेस वगैरह करती है। तो उसमें फिर उसने एनरोल किया एंड शी एनरोल्ड हरसेल्फ फॉर डांस का परफॉर्म करने में जो उसको कॉन्फिडेंस नहीं था वो उसने स्टार्ट किया, उसका एग्जाम्स दी, एंड लास्ट ईयर ही उसको बेस्ट अवार्ड मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला, जो कि उसको
उसको एप्रिशिएट नहीं हम्म। किया जाता है, उसका कुछ ये नहीं है, तो उसको परफॉर्मेंस अवार्ड भी मिला। एंड रिसेंटली ही मेरे ख्याल से दिसंबर या जनवरी में उसने जॉब भी क्विट किया। वो बोली नाउ आई वांट टू परस्यू माय हैप्पीनेस। मतलब वो जो सब कंसर्न्स थे देखिए उसके, कि मेरे हस्बैंड के पास पैसा नहीं मांगना है, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं छोड़ नहीं सकती, मैं ये कर नहीं पाती और मुझे सबका सुनना पड़ता है क्योंकि मुझे ये सब करना है। तो वो इल्डिंग डिस्पोजिशन से भी वो बाहर आके उसने उसका स्ट्रांगली उसने उसका स्टैंड लिया एंड शी कुड टेक दैट डिसीजन। मतलब आप उम्र के ऐसे मकाम पे हो जहाँ पे आपको बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है एंड फिर भी आप वो डिसीजन ले सकते हो। तो मुझे काफी मैं काफी खुश हुई। मैंने क्रिटिकम उसको बंद कर दिया। 200 पे ही वो काफी सेटल थी एंड इनफ्रीक्वेंटली उसको देना पड़ा। सो ये एक ऐसा केस है कि जिससे काफी मुझे मल्टी डायमेंशनल है, उसका काफी Yes. एस्पेक्ट्स मुझे समझे। यस मैम। और क्रिटिकम में मैम एक रिस्पेक्ट डिजायर भी है, मतलब उससे रिस्पेक्ट चाहिए, अपनी रिस्पेक्ट जो है। राइट। मैम जैसे अभी ये जो आपने केसेस बताए ना, हमने कितने मल्टी फैसेट केसेस देखे, मतलब एक लेडी के लाइफ के हर कंडीशंस को जो है बहुत बारीकी से समझा, तो उसे ये चीज तो एक चीज समझ में आती है कि हमारी सोच या समाज कितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन अभी भी जो वुमेन है उसके साथ काफी ऐसे अनसीन बैरियर है, मतलब ऐसे बैरियर जो हमें दिखाई नहीं देते नॉर्मली, लेकिन वो है कहीं ना कहीं, और जिसकी वजह से जो है ना वो फ्रीडम नहीं मिल पाती। अभी जैसे कितनी हाउसवाइफ के केसेस आपने शेयर किए हैं, जैसे आपने अभी जो एब्यूज का केस शेयर किया, तो एब्यूज भी हम अकेला फिजिकल लेवल पे नहीं है ना, फिजिकल, इमोशनल, वर्बल, हर लेवल पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वुमेन के साथ ये एब्यूज होता है। राइट। तो यस, तो एक तरह से देखा जाए तो उतना जो है ना सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में हम कहते हैं कि हाँ हम मॉडर्न हो गए हैं, जो है हमने अपनी जो लेडीज हैं उनको जो है पढ़ा लिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बदलनी होंगी, तब जाकर जो है सही मायने में एक नारी को जो है उसकी सही जगह, उसका सही सम्मान मिल पाएगा। और अभी जैसे आपने पूरा बताया ना, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, जनरली जब भी ऐसे केसेस आते हैं, जैसे यहाँ पे जितने भी केसेस आपने शेयर किए, कहीं ना कहीं हर केस में उसकी प्रॉब्लम के साथ कोई स्टोरी जुड़ी हुई थी, कोई इमोशनल हर्ट जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान, उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंची थी। तो ये जो चीजें हैं और ये जो होम्योपैथी हील करती है ना, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम तो हील हो ही रही है, लेकिन जो इमोशनल लेवल पर, जो मेंटल लेवल पर हीलिंग हो रही है, आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि होम्योपैथी में होती है। मतलब ये तीनों लेवल पर हीलिंग हो रही है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। बराबर। सो मुझे लगता है कि होम्योपैथी सिर्फ बहुत बार पेशेंट पूछता है कि मुझे सर्दी खांसी है तो इसका इससे क्या कनेक्शन है, या जब हमारा जनरली ओपीडी साथ में है, तो जब पेशेंट मुझे शेयर करते हैं तो बाकी दूसरे डॉक्टर्स के पेशेंट कि उनको लगता है ये तो दर्द के लिए है और ये क्या चल रहा है, या बहुत बार पेशेंट को भी लगता है कि ये सब क्या है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं हर एक चीज के लिए आपको दवाई नहीं दूंगी, मैं एक ही ऐसा दवाई दूंगी जो आपके फिजिकल भी पेन भी ठीक करे, और आपको जो इमोशनली तकलीफ हो रही है वो भी इससे आपकी नींद भी अच्छी हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एंड काफी खुश होते हैं बहुत बार पेशेंट की एक ही इसमें उनको सब मिल रहा है, जो बाकी पैथीज में नहीं होता है शायद उतना, लेकिन होम्योपैथी में ये होता है। एंड ऐसे कई केसेस है शिल्पा, शायद फ्लो में वो भूल गई, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसा केस था कि जहाँ पे इमोशनल हर्ट जो होता है वो कैसे बॉडी को अफेक्ट करता है, या ये ऐसा एक केस था। एक 26-27 इयर्स की लड़की रहेगी, वो आई थी, मतलब उसको भेजा गया था मेरे पास कि जा एटलीस्ट कुछ दवाई ले ले। तो उनको पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, बिकॉज उसको ओवरीज में ट्यूमर्स थे, सिस्ट थे, एंड उसको उसका इमोशनल स्टेट ठीक नहीं था, वो किसी से बात नहीं कर रही थी, माइग्रेन भी था उसको, बात करना ही बंद कर दिया था 2-3 महीने पहले। एंड डॉक्टर्स ने बोला कि ये इसके ना इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ेंगे, ये जो गांठ लग रही है यूट्रस में भी थी एंड ओवरीज में भी थी, तो इसका ना थोड़ा जांच करना चाहिए, MRI वगैरह करना पड़ेगा। बट ये बोल रही थी कि मुझे कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं करवाना, एंड एकदम शट डाउन कर दिया था उसने, कम्युनिकेशन बंद, कुछ नहीं, अपने आप में रह रही थी, जॉब पे जाना, वहां से आना, खाना और सो जाना, ना कोई फ्रेंड्स के साथ बात, ना पेरेंट्स के साथ बात, जो कि वैसा नहीं था, काफी खुश थी कुछ महीने पहले।
तो मैंने पेरेंट्स को पूछा कि क्या हुआ है 2-3 महीने से जैसे ही वो ऐसा, तो बोले हमको कुछ नहीं बोल रही है। हम लोग शादी का पूछ रहे तो बोलती है मुझे शादी भी नहीं करनी है। तो फिर मैंने बोला ठीक है आप लेके आओ, मैं उससे बात करती हूँ। तो उनको वही होप था क्योंकि किसी ने उसको रेफर किया था कि ये मैडम समझ में नहीं आता ये क्या करती है पर ये बात करती है और कुछ बोलेगी तो शायद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये काउंसलिंग जैसा भी कुछ करती है, ऐसा उनको किसी ने बोल दिया। तो वो होप लेके मेरे पास आए थे। तो मैंने फिर बोला कि ठीक है आप लेके आओ बेटी को। तो फिर काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वो मेरे पास आई एंड शी आते बराबर ही बोला कि मैं कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं करना चाहती हूँ और मैं ट्रीटमेंट भी नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैंने बोला क्यों नहीं लेना चाहती हो? फिर कई समय मतलब कई मिनट्स खामोशी में ही गए एंड उसके आंखों में आंसू आ गए एंड इमीडिएटली उसने मतलब खुद को कंट्रोल किया, कंपोज किया एंड देन शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी कि मुझे पेरेंट्स ने बोला कि आप काउंसलिंग भी करती हो तो मुझे आपसे बात करना है और मुझे अकेले में बात करना है। तो देन आई आस्क माय कलीग्स कि आप बाहर बैठ जाओ, मुझे ये सेंसिटिव केस है, मुझे बात करना है। तो फिर उसने बोला कि मैम मेरा ऑफिस में मैंने ही डायरेक्टली उसको पूछा कि तुम्हारा कुछ अफेयर था या कुछ था क्या? बिकॉज़ ये उम्र में जनरली ऐसा ही कुछ होगा तो ही ऐसे रिएक्शन आएँगे, ऐसा मैं समझ रही हूँ। तो फिर वो टूट गई। फिर उसने बोला कि हाँ मैम मेरा एक अफेयर था। ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरा एक कलीग था, मेरा बॉस का ही बेटा था, वो मेरे साथ ही काम कर रहा था और हम दोनों का वेवलेंथ काफ़ी अच्छे से मैच हो रहा था। हम एक-दूसरे को काफ़ी अच्छे समझ रहे थे, रात-रात भर बात कर रहे थे। अगर आपको समझ में आता है ना कि उसको भी इंटरेस्ट है, मुझे भी समझ में आ रहा था कि उसको मेरे से इंटरेस्ट है। तो एक दिन फिर मैंने ही उसको पूछा कि वुड यू लाइक टू मैरी मी? और उसका इमीडिएटली मतलब उसने मैसेज पे पूछा और इसका इमीडिएटली आया कि मैं तुम्हें तो सिर्फ दोस्त समझ रहा हूँ और तुम ये ऐसा कैसा सोच सकती हो? तो वो बोली कि मुझे काफ़ी हर्टिंग लगा कि और मतलब काफ़ी उसका पर्सनैलिटी भी अच्छा था, गुड लुकिंग थी, ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था और वो बोली मुझे लगा ही नहीं कि मुझे ऐसा कुछ रिएक्शन मिलेगा। मैं तो उसके मतलब मैंने मेरा ड्रीम में उसको अपना हस्बैंड भी बना चुकी थी। तो मैंने बोला कि फिर तो हुआ क्या? तो बोली फिर उसने ऐसा बोला और उसने फिर मेरे से बात करना कम कर दिया। इमीडिएटली दूसरे दिन हमारा बात करना और ग्रेजुअली हम लोगों का बातचीत बंद हो गया। लेकिन मुझे अभी किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है। आई हैव नॉट शेयर्ड दिस विद एनीवन। उसके कारण मैंने मेरे सब फ्रेंड्स भी गँवा दिए। मतलब मैं उसके ही में ही 24 घंटे रह रही थी। तो फ्रेंड्स के साथ भी बात नहीं है। पेरेंट्स पूछते हैं, पेरेंट्स शादी के लिए करते हैं, बट मैं कौन से मुँह से बोलूँ उनको? और मुझे नहीं समझ में आ रहा है उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैं उस थॉट से बाहर ही नहीं आ रही। मुझे थोड़ा-सा भी ये नहीं हुआ, इग्निशिया इमीडिएटली मैंने दे दिया। यू वोंट बिलीव वो नेक्स्ट टाइम आई तो उसने फिर मैंने उसको समझाया कि माइंड एंड बॉडी का रिलेशनशिप कैसा है और इफ डॉक्टर इज सेंसिंग समथिंग मतलब ग्रेव है ऐसा उनको अगर लग रहा है तो प्लीज ट्राई एंड डू द इन्वेस्टिगेशंस। तो वो सब इन्वेस्टिगेशंस इवन सीए मार्कर्स वगैरह भी करके आई थी एंड उसको चॉकलेट सिस्ट था, काफ़ी बड़ा था अराउंड 2 सेंटीमीटर के आसपास। तो मैंने उसको बोला शायद इसका ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, बट शी सेड कि नो आई डोंट वांट टू गो फॉर ऑपरेशन, आई विल कंटिन्यू विथ होम्योपैथी। तो मैंने काफ़ी लंबे समय तक उसको दे दिया। लेकिन वो जो फिर कम्युनिकेशन था वो काफ़ी अच्छे से उसने स्टार्ट किया। उसको मैंने काउंसलिंग भी की कि आपको बात करना है, आपको मतलब कुछ चीज़ें उसको करने के लिए सजेशन दिया एंड शी कन्विंस्ड टू दैट एंड काफ़ी फिर हैप्पी महीने में 1 ही बार बुलाती थी, काफ़ी हैप्पी थी, काफ़ी ये था। बाद में मैंने 30 पे शिफ्ट किया क्योंकि पोटेंसी जब उसका माइंड सिम्पटम्स काफ़ी बेटर हो गए तो मैंने लोअर पे गई क्योंकि मुझे आई वाज़ एक्सपेक्टिंग सम चेंजेस इन सिस्ट एंड ऑल। तो मैंने वो किया। बाद में भी फॉलोअप हुआ तो सीए मार्कर्स काफ़ी कम हो गए थे, ऑलमोस्ट नॉर्मल लेवल पे आ गए थे एंड बट सिस्ट ऑलमोस्ट वैसे ही थे, ज़्यादा उसमें कुछ ये नहीं। बट जो डिस्मेनोरिया था उसको या जो डिस्कम्फर्ट था वो सब चला गया था। प्रीमेंस्ट्रुअल जो डिस्कम्फर्ट था वो कुछ भी नहीं था, बट उसमें चेंजेस नहीं आ रहे थे एंड देन आई सेड कि नो आई थिंक यू शुड कंसल्ट टू द गायनेकोलॉजिस्ट बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो मैंने उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेज दिया बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि पैथोलॉजी क्या है। जब तक वो सीए में
कन्वर्ट हो गया है कि क्या है मुझे नहीं पता था, एंड उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशंस जरूरी था। तो बीइंग मतलब एक्सपीरियंस्ड पर्सन ये इसमें, तो मुझे ऐसा ये लगा ये चीज मैंने इवेल्युएट करनी चाहिए, एंड देन उसका मुझे फॉलोअप नहीं आया। बट फ्यू डेज अगो उसका एक रिलेटिव आया था और वो बोली कि वो शादी के लिए रेडी है, एंड वो शादी करने की सोच रही है, शी इज लुकिंग फॉर अ गुड गाय। तो ये जो चेंजेस हुए, मुझे लगता है ये काफी मतलब फैमिली में हार्मनी आई, पेरेंट्स का काफी जो उसके लिए जो काफी एंजाइटी था वो काफी हद तक सेटल हो गया। तो मुझे लगता है कि Yes. हार्मनी लाने में भी होम्योपैथी काफी बड़ा रोल प्ले करती है। रोल प्ले करती है। यस, वैसे ही ओल्ड एज में भी होम्योपैथी का काफी अच्छा रोल है। एक मेरी पेशेंट थी, एसिडिटी के लिए वगैरह मेरे पास ट्रीटमेंट ले रही थी। व्हेन शी वाज माय पेशेंट, शी वाज ऑलरेडी 82 इयर्स। तो एसिडिटी वगैरह काफी अच्छे से स्टेफिस एग्रिया से सेटल हो गया था। फिर रिसेंटली 2-3 महीने पहले उसके बेटे का कॉल आया कि मैम उनको तो 2-3 महीने के बाद मेडिसिन बंद हो गया, उसका एसिडिटी भी इम्प्रूव हुआ, नींद भी काफी अच्छा हुआ, और हस्बैंड काफी अब्यूजिव थे उनके भी, और कुछ करने नहीं देते, उनके मुताबिक नहीं हुआ। तो ये एंड शी यूज्ड टू सफर, तो वो सब एंगल को लेके स्टेफिस एग्रिया दे दिया। तो फिर जब उनको स्ट्रोक आया ना, तो वो काफी बड़बड़ करते थे, रात में सोने नहीं देते थे, दिन भर भी सोते नहीं थे, रात में भी नींद लगती, और काफी फैमिली भी डिस्टर्ब हो गई थी, एंड हस्बैंड का डेथ हो गया था। तो उसके कारण उनका मतलब वो एक रीजन होगा शायद स्ट्रोक आने का, ऐसा बेटे का ये था। तो मैंने बोला अभी सब सुन लिया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक नहीं लगा, मुझे लगा कि फिर से स्टेफिस एग्रिया देके देखते हैं, एंड आई हैव स्टार्टेड विद स्टेफिस एग्रिया, एंड 4 से 5 घंटे आराम से सो रहे हैं। जो कंटिन्यूस बड़बड़ था वो भी काफी ये हो गया, वो भूल रही थी, डिमेंशिया के भी फेज में चली गई थी। देन बेटे का 15 दिन के बाद आया कि मैम वो 4-5 घंटा अच्छे से सो रही है, 3 डेज दे रही थी। तो फिर मैंने ओडी, और जब अपना दूसरे मेडिसिन पे तो सो नहीं रही है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैंने डेली कर दिया। तो उस हिसाब से आप जज करके दे सकते हो। मतलब पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन इन स्पाइट ऑफ ये, तो आपका वही कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, एंड स्टेफिस एग्रिया हेल्प हर इन अ वेरी मतलब काफी अच्छे से उनको पोजीशन में लाके रख दिया। फैमिली को भी काफी राहत मिली, क्योंकि बेटा बोला दिन भर में काम करता हूँ और मुझे ही देखना पड़ता है, बिकॉज वाइफ भी काम पे जाती है, तो वो मदर के साथ अकेले रहता था, तो उसको काफी उससे हेल्प हुआ। ऐसे ही एक कोलोसिन की केस है, जो एक लेडी थी, काफी उसकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप थी अपने फ्रेंड्स के साथ, और मजाक में उसको कुछ कुछ बोला जाता था, तो वो बोलती थी कि मैं इतना मजाक, मतलब मैं भी मजाक करती हूँ, सब अच्छा चल रहा था। बट एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ हस्बैंड के ऊपर फ्रेंड्स लोगों में डिस्कशन हुआ, एंड दे ऑल स्टार्टेड दैट लेडी कि तुझे नहीं समझेगा, तेरा हस्बैंड तो काफी अच्छा है, और तुझे ये सब चीजें समझ में ही नहीं आएंगी, एंड दे हैव स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग हर। और उसको लगा कि ये क्या हो रहा है, आज तक जो फ्रेंड्स के लिए मैं काफी अच्छी थी, काफी ये थी, अचानक से मेरे ऊपर क्यों हमला किया जा रहा है। एंड उसको वो बात का मतलब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 2-3 बार और एक फ्रेंड ने किया, फिर दूसरे फ्रेंड ने भी वही बात की, तो उसको काफी गुस्सा आ गया। वो बोली कि एक दिन मैं वॉकिंग कर रही थी और वो फोन आया, और वो इतना पिच पे मैं गई थी, और वो पिच पे ही मैंने खुद को कट कर दिया कि नहीं, अभी इनसे बात ही नहीं करना है, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड ओनली कि मुझे क्या लग रहा है, या मेरा क्या होगा, या मुझे कितना हर्ट हो रहा है, तो मुझे बात ही नहीं करना। एंड इमीडिएटली दूसरे दिन इवनिंग से उसको ना पेट में काफी दर्द होने लगा, एंड इवनिंग होते ही उसको ऐसा कुछ चुभा रहा है, ऐसा कुछ अंदर जा रहा है, कुछ मतलब उसको पूछा कि टाइप ऑफ पेन क्या है, तो बोला कोई मेरे पेट के अंदर चाकू मतलब भौंक रहा है ऐसा। हाँ, सो फिर 2-3 मेडिसिन दिए, नहीं समझ में आ रहा था, एंड थोड़ा डायरिया भी हो रहा था। तो फिर लगा कि इसको स्टोन है क्या, हमने उसको मतलब स्टोन के लिए भी देखा कि सोनोग्राफी में तो कुछ नहीं है। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन को ट्राई किया समझने का, कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऑलरेडी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे थी, बट ये समझ में नहीं आ रहा है, ना तो डॉक्टर को समझ में आ रहा था, ना पेशेंट को। तो बोली जब जब मुझे पेन होता है ना मैडम, मैं ना मेरे बच्चों को मेरे पीठ पे खड़ी करती हूँ, और कंटिन्यूअस प्रेशर मुझे चाहिए, वो, और या तो मैं दबा के रखती हूँ, बेंडिंग होता है, या तो मैं खड़ा करती हूँ, और that is the only thing which is giving me the relief. तो
मेट्रिया मेडिका में जाओगे तो प्रेशर एमिलिरेशन इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना हार्ड प्रेशर में 2 ही दवाई है, एक है कोलोसिन और दूसरी है प्लम्बम मेटालिकम। तो Yes. फिर से मैंने ये किया कि व्हाट इज द एलिमेंट। तो वो क्रिटिसिज्म था, वो आपको ताने मारे जा रहे थे और Yes. काफी हर्ट हुआ था। तो एलिमेंट फ्रॉम हर्ट लोगे आप, क्रिटिसिज्म लोगे और एब्डोमिनल कंप्लेंट्स लोगे, तो कोलोसिन काफी अच्छे से सब कवर कर रहा था, तो कोलोसिन दे दिया। दिस इज द प्रिस्क्रिप्शन। Yes. मैंने सब ये किया कि बॉडी प्लस माइंड को दोनों को भी ट्राई किया समझने का, एंड उसको कोलोसिन दे दिया। कोलोसिन से पेन तो गया, लेकिन दूसरे दिन उसको ना ऐसा लगा कि ग्रॉइन एरिया में ना मुझे दुख रहा है, तो उसने जस्ट हाथ लगाया और उसको लगा कि अरे यहाँ पे ना लिम्फ नोड है, मतलब स्वेलिंग है। तो Okay. मैंने उसको बोला अरे वो लिम्फ नोड रहेंगे, और उसको बोला जस्ट देख क्या है, मतलब लिम्फ नोड वहां पे आने का। तो मैंने सब इंक्वायरी किया कि कुछ लगा है क्या, पेट में इन्फेक्शन लग रहा है क्या, कुछ नहीं था। तो उसको बोला जस्ट लोकली वो एरिया एग्जामिन कर, और उसने एग्जामिन किया तो उसको एब्डोमेन पे एक 4-5 ऐसे बॉयल जैसे दिखे, एंड उसने मुझे पिक्चर भेजा तो वो हर्पीज था। तो वो प्री हर्पेटिक न्यूरालजिया था जो उसको इतना दिक्कत दे रहा था, और मेरे ख्याल से 6 से 7 ही हर्पेटिक इरप्शंस उसको आए, और वो चले गए। मतलब वो कंफर्म किया मैंने, फिर स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी भेजा एंड किया कि क्या है। तो वो वही बोल रहे थे कि ये प्री हर्पेटिक न्यूरालजिया था, जो नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट है, सोसी कैसे बॉडी ने उसको एक्सप्रेस किया। Yes. तो Yes. मैंने उसको बोला कि वो बोली कि डॉक्टर आज तक मेरे मतलब मुझे इतना किसी ने भी हर्ट नहीं किया, दुनिया की कोई ताकत मुझे हर्ट नहीं कर सकती थी, बट मेरे अपने दोस्तों के 1-2 रिमार्क से ही मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया। एंड Yes. फिर वो देने के बाद वो उसका स्टेट ये था कि मुझे अभी बात ही नहीं करना है, मेरा कोई नहीं है, मुझे कट करना है सबसे रिलेशन। बट उसने बोला कि शायद मैं ही सेंसिटिव, आफ्टर कोलोसिन उसको लगा कि ये मेरी सेंसिटिविटी है, Yes. फ्रेंड्स तो पहले से ही वैसे है, उन्होंने कुछ ये नहीं, वो तो पहले से ही वैसे है, शायद मेरा ही प्रॉब्लम, मेरा ही कुछ गड़बड़ हो गया था उनको समझने में। सो दिस इज हाउ होम्योपैथी वर्क्स, कि आपका एडेप्टेशन, आपका परसेप्शन कितने हद तक Yes. ये कर सकता है, चेंज कर सकता है। सो डेफिनेटली मैम, मतलब ये चीज बताती है ना कि होम्योपैथी जो है, जैसे हम वाइटल फोर्स या वाइटल एनर्जी की बात करते हैं ना, तो एक इनर कोर को जाके टच करती है होम्योपैथिक रेमेडी, और फिर वहां से जो है सारे चेंजेस शुरू होते हैं। यस मैम, आखिरी में जैसे एज अ वुमेन, एज अ डॉक्टर और एज अ काउंसलर, आप हमारे जो वुमेन्स ऑडियंस है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहूंगी कि इस वुमेन्स डे पे नहीं, लेकिन हमेशा के लिए मैं कहूंगी कि बीइंग अ वुमेन यू शुड फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ, कि आप अपने आप में ही अलग हो, और आपको किसी को भी अपनी क्षमताएं या अपना कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और जस्ट सेल्फ केयर, सेल्फ लव काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि हम बाकी लोगों का करने में भूल जाते हैं और अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन खुद के लिए और खुद के सपनों के लिए भागना या खुद का सपना बाजू में रखना बंद मत करो, उसको अचीव करने की भी कोशिश करो। यस, वेरी ट्रू मैम। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बोला ना, सेल्फ केयर, जैसे मैं इसको और इलाबोरेट करना चाहूंगी कि यूजुअली क्या होता है कि एक वुमेन को मतलब ये बता दिया जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जैसे अर्बन एरिया या बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली है तो आफ्टर मैरिज या मैरिज के टाइम पे पता चलेगा, लेकिन कई बार तो जो है इंटीरियर में बचपन से बता दिया जाता है कि जो उनकी प्रायोरिटीज है या वो मायने नहीं रखती हैं। आपको किसका ध्यान रखना है, खासकर शादी के बाद जो है आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का, आपके हस्बैंड का, ये आपकी प्रायोरिटी है। तो कहीं ना कहीं जो है अगर उनके मन में ये बात डाल दी जाती है ना कि अगर मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, अगर मैं अपना केयर कर रही हूँ, या अगर मैं अपने सपनों के बारे में सोच रही हूँ, तो मैं सेल्फिश हूँ, ये उनको बता दिया जाता है। और फिर भी करते हैं। यस, और फिर जैसे आपने वो बीच में बोला था ना कि वो फिर वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो गिल्ट कैरी करते हैं कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, या मैंने अपनी चीजों को तवज्जो दी, मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया, इसलिए जो है मैं अपने परिवार के ऊपर ध्यान नहीं दे पाई। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है ना एक लड़की के मन में डाल दी जाती है। तो एक मैसेज मेरी तरफ से भी यही रहेगा कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ नर्चरिंग। ये चीजें अगर आप कर रहे हो तो आप एक
अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी बेटी, अच्छी बहू सब बन सकते हो, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हो तो वो प्यार आप दूसरों को भी दे सकते हो। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो वो रिस्पेक्ट आप दूसरों को दोगे। तो सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए और अपना सम्मान करना सीखिए, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हो। जैसे कि शुरुआत में ही हमने कहा था कि एक स्त्री अपने आप में संपूर्ण होती है। ये हमारा सोच, हमारा नजरिया तय करती है कि हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यस, एंड थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत अच्छे से एक एक फैसेट जो है वुमेन्स लाइफ का हमें बताया, और इतने अच्छे से उसमें होम्योपैथी कितना मेजर रोल प्ले करती है। क्योंकि अभी तक हम सोचते थे कि भाई क्या है प्रॉब्लम, फिजिकल लेवल पर उसका ट्रीटमेंट ले लो, लेकिन कभी हमने उसकी इमोशनल ट्रॉमा, जो मेंटल ट्रॉमा है, उसके बारे में नहीं सोचा। तो होम्योपैथी जो है ये सारी चीजों पर काम तो करती है, साथ में आपकी स्ट्रेंथ को बूस्ट करती है, आपकी लाइफ को हार्मोनी और बैलेंस में लाती है। बिल्कुल, yes, completely agree with you, Shilpa, and thank you very much. Thank you very much for calling me on your platform. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।